पहली सैलरी आई थी तब आपने क्या खरीदा था? तो मैंने 10वीं का एग्जाम देने के बाद मैं बॉम्बे गया, जहाँ मैंने मतलब होटलों में भी काम किया, चाय की कैंटीन में भी बिल्कुल नहीं किया। और आज 5 तारीख को मुझे शिक्षा मंत्री महोदय द्वारा और मुख्यमंत्री महोदय द्वारा मुझे ये सम्मान प्राप्त हुआ। और रही बात की आगे आपने पूछा है मेरे से कि इसके बाद आपके साथ या आपके उद्देश्य पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इससे मुझे एक नई ऊर्जा मिलेगी, एक आत्मबल मिलेगा, जिससे मैं मेरे जो कार्य क्षेत्र है उसमें वो एक नई ऊर्जा के साथ में कार्य कर सकूं। भामाशाह बनने की जहाँ तक बात है, ये सीख मुझे अपने पिताजी से भी। मेरा जब जन्म हुआ था तो मेरे पिताजी ने एक विद्यालय में भोज रखा था, विद्यालय में जी। तो मेरे जन्म से लेकर अभी मेरे बेटे के जन्म तक मेरे पापा कुछ न कुछ विद्यालय में दान कर रहे हैं। मेरा थोड़ा उल्टा है। मैं क्या प्राइवेट संस्थाओं से खूब पढ़ा के आया था, तो मेरे उस टाइम की सैलरी थी 80,000। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द संदीप शो में। आज का यह एपिसोड बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि हमारे साथ जुड़े हैं ऐसे शिक्षक जिन्होंने न सिर्फ पढ़ाई को किताब तक सीमित रखा, बल्कि उसे बच्चों की जिंदगी से जोड़कर एक नया रूप दिया। इनकी सोच और प्रयासों ने शिक्षा को रोचक, व्यवहारिक और प्रेरणादायक बनाया है। हमारे पहले अतिथि हैं श्री नीलेश त्रिवेदी जी। त्रिवेदी जी ने अपने नवाचार और समर्पण से बच्चों को नई दिशा दी है। इनके नवाचार यह साबित करते हैं कि एक शिक्षक सिर्फ पढ़ाता नहीं, बल्कि भविष्य भी गढ़ता है। हमारे दूसरे अतिथि हैं श्रीमती ध्वनि आमेडा जी। ध्वनि जी अपने विद्यालय में शिक्षा को जीवन से जोड़ने के लिए जानी जाती हैं। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए उनका योगदान सराहनीय रहा है और यही कारण है कि उन्हें राज्य स्तर पर सम्मानित किया गया। और हमारे तीसरे अतिथि हैं श्री महेंद्र बाना जी। बाना जी ने विज्ञान जैसे कठिन विषयों को भी बच्चों के लिए आसान और रोचक बनाया। इनकी शिक्षण शैली छात्रों को सवाल पूछने, खोजने और सीखने के लिए प्रेरित करती है। तीनों ही शिक्षक इस बात का प्रमाण हैं कि शिक्षा केवल किताबों का ज्ञान नहीं, बल्कि बच्चों के अंदर छिपी संभावनाओं को जगाने और उन्हें आत्मविश्वास की राह पर ले जाने का माध्यम है। आज हम इनसे जानेंगे कि एक शिक्षक का असली कर्तव्य क्या होता है और शिक्षा में नवाचार कैसे समाज को बदल सकते हैं। आपकी वजह से ही हम वागड़ की प्रतिभाओं की आवाज दूर दूर तक पहुंचा पा रहे हैं, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि अब तक सिर्फ 22% साथियों ने ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। इसीलिए आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे YouTube चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और हमारी इस यात्रा में अपना सहयोग दें। तो आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं यह विशेष संवाद। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द संदीप शो में। आज हम सबके लिए बहुत ही गौरवान्वित का दिन है कि आज हमारे साथ उपस्थित हैं हमारे वागड़ के शिक्षक जो राज्य स्तरीय सम्मानित हुए हैं 5 सितंबर शिक्षक दिवस पे। सर आपका दिल की गहराइयों से द संदीप शो में हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। सर, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि शिक्षा में कदम रखते हुए बच्चों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की आपकी प्रेरणा क्या थी? जी संदीप भाई, सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपकी द संदीप शो पॉडकास्ट में हमें आपने बुलाया और मैं आपको बधाई देता हूँ। और आप धन्यवाद के पात्र है कि आप वागड़ के डेली मतलब कोई न कोई ऐसा कंटेंट हमारे सामने लाते हैं, वागड़ की प्रतिभाओं को हाईलाइट करते हैं। वास्तविक सराहनीय आपका कदम है। तो जहाँ तक आपने मुझसे प्रश्न पूछा है कि वास्तव में ये सकारात्मक प्रभाव या प्रेरणा कहाँ से मिली, मतलब तो मैं चाहता हूँ मेरे बैक पिछले दिनों में मेरे जब मैं छोटा था तो मैंने 10वीं का एग्जाम देने के बाद मैं बॉम्बे गया, जहाँ मैंने मतलब होटलों में भी काम किया, चाय की कैंटीन में भी बिल्कुल नहीं किया। वैसे सिचुएशन जब 12वीं बोर्ड का एग्जाम हुआ उसके बाद भी मैंने ये सारी चीजें की, तो वहाँ की परिस्थितियां मैंने देखी तो वास्तव में मुझे लगा कि बहुत टफ है अपने लिए। अगर अपन लाइफ में कुछ नहीं कर पाए तो एंड में अपने तो यहाँ वागड़ में आपको बता दिए कुछ नहीं होता, तो अपन को होटलों में काम करना ही पड़ता है या कोई बिजनेस ऐसा शुरू करना ही पड़ता है। और ज्यादातर अपने ब्राह्मण भाई जितने भी हैं उनका आपको बताइए, गुजरात इधर उधर बॉम्बे में चाय के कैंटीन जो अपने पिछले लोग करते आए हैं, तो उस टाइप का। तो वहां से मुझे काफी प्रेरणा मिली, मतलब कि नहीं मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, पढ़ाई में मुझे लड़का आजमाना पड़ेगा। और जैसे ही मतलब मैं 12th में वहां कुछ ऐसा कुछ काम करता, जिया जी के पास में होटल में था, अन्नपूर्णा होटल नाम था उसका।
तो अचानक घर से भैया का कॉल आता है कि तेरा एसटीसी में चयन हो गया है, डीएसटीसी। और उस टाइम लास्ट ही एक ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू था गवर्नमेंट की ओर से कि 12वीं के परसेंटेज के आधार पर एसटीसी होती थी। जस्ट जी। 2008 से फिर उन्होंने प्री टेस्ट कर दिया एसटीसी में भी। जी, जी। कि आपको प्री टेस्ट देना होता है, फिर आप एसटीसी क्वालिफाई कर पाते हो। तो कहीं ना कहीं कुछ नसीब थे, पापा की मेहनत थी, मम्मी की मेहनत थी, भैया का इतना डेडिकेशन था अपने ऊपर। तो वहां से फिर मुझे प्रणाम मेरे के लिए वास्तव में अब एसटीसी में अपन आ गए हैं, तो आगे कंपटीशन एग्जाम फाइट करके टीचर लाइन में अपन जरूर रहेंगे। ये सर बहुत बड़ा हमारा संभव था। जी सर, बहुत बढ़िया सर। सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि राज्य स्तरीय सम्मान मिलने पर आपके विचार और इसका आपके उद्देश्य पर क्या असर पड़ा? जी सर, संदीप जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया, और एक प्रकार से मैं मेरे विद्यार्थियों का ही यहाँ प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। शिक्षक सम्मान मिलना मेरी कोई व्यक्तिगत एक प्रतिष्ठा नहीं बनी है, ये मेरे विद्यार्थियों का और विद्यार्थियों के जो माता पिता है, अभिभावक है, उन सबका एक राज्य सरकार ने सम्मान किया है। जी। और जैसा कि अपने कार्य क्षेत्र की बात करें, उसके आधार पर ये शिक्षा विभाग ने मुझे जो सम्मानित किया है, ये तो हर एक शिक्षक का कर्तव्य है। इसमें मेरी कोई अलग से कोई उपलब्धि हासिल नहीं हुई, जिसमें जैसे सभी शिक्षक करते हैं उसी प्रकार से मैंने किया। हो सकता है मेरी परिस्थितियां ऐसी रही, या ऐसी कोई एक माँ शक्ति का कोई आशीर्वाद माने जो मेरे लिए एक अलग से ही एफर्ट मुझे लगाना था, जो मुझे यहाँ तक पहुंचा पाया। और आज 5 तारीख को मुझे शिक्षा मंत्री महोदय द्वारा और मुख्यमंत्री महोदय द्वारा मुझे ये सम्मान प्राप्त हुआ। और रही बात की आगे आपने एक पूछा है मेरे से कि इसके बाद आपके साथ या आपके उद्देश्य पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इससे मुझे एक नई ऊर्जा मिलेगी, एक आत्म बल मिलेगा, जिससे मैं मेरे जो कार्य क्षेत्र है उसमें वो एक नई ऊर्जा के साथ में कार्य कर सकूं, और आने वाले जो बच्चे हैं, जो नौसिखिए हैं, उन बच्चे से तैयार हो सकूं। जी बिल्कुल। मैडम हम आपसे जानना चाहेंगे कि भामाशाह बनना एक बहुत बड़ी बात होती है, तो भामाशाह प्रेरक बनने और शिक्षा में दान देने की प्रेरणा आपके जीवन में कैसे आई? वंदे मातरम सर। संदीप जी, पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने इस खूबसूरत कार्यक्रम का एक हिस्सा बनाया हमें। जी। और भामाशाह बनने की जहाँ तक बात है, ये सीख मुझे अपने पिताजी से भी। मेरा जब जन्म हुआ था तो मेरे पिताजी ने एक विद्यालय में भोज रखा था, विद्यालय में। जी। तो मेरे जन्म से लेकर अभी मेरे बेटे के जन्म तक मेरे पापा कुछ न कुछ विद्यालय में दान कर रहे हैं। जैसे पीएम श्री नवोदय विद्यालय है, विद्या निकेतन में, तो उनसे मुझे प्रेरणा मिली। और मैं अपने विद्यालय में मानव के लिए हर विभाग का, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा है, बैंक है, मतलब मेडिकल है, हर विभाग से व्यक्ति को मैं आमंत्रित करती हूँ अपने विद्यालय में। मैंने खुद ने अपने विद्यालय में बहुत डोनेट किया है। दूसरे विद्यालय जैसे आरएसएस विद्या निकेतन है, आरएसएस विद्यालय, पीएम श्री नवोदय विद्यालय में, यूं करके मैंने सागवाड़ा ब्लॉक में 7 लाख मैंने खुद डोनेट किए हैं। और अब डोनेट उसमें उसके पीछे मेरे पिता का बहुत बड़ा रोल है। ये अपन जैसे दान देना चाहते हैं, लेकिन अपने परिवार वाला का भी सपोर्ट हो, परिवार वाले लोगों का भी। पिताजी का पूरा सपोर्ट रहा, और 7 लाख मेरे ब्लॉक के विद्यालय में मैंने खुद डोनेट किए। और मेरे विद्यालय में मैं दूसरे भामाशाह को हर विभाग से मैं बुला रही हूँ। जैसे कोई डॉक्टर है, उन्होंने स्वेटर दिया, बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे स्थापना दिवस आपके जी 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 मिठाई, बैंक ऑफ बड़ौदा ठाकरदा ने मिठाइयाँ भी बांटी बच्चों को, ऐसे उन्होंने स्थापना दिवस मनाया। तो मैडम आपने आपके व्यक्तिगत 7 लाख रुपए शिक्षा विभाग मतलब आपके आसपास के विद्यालय में लगाए जी, या अपने ही विद्यालय में लगाए थे? नहीं, जैसे मैंने विद्या निकेतन ठाकरदा में जी ठीक है 1,62,00,000, फिर नवोदय विद्यालय पीएम श्री वहां दिए। जी जी फिर भिलोड़ा में मैंने शिशु गाँव वाटिका बनाई। भिलोड़ा मेरे पिताजी का जो निवास है वहां पर, जी जी वहां पे मैंने डोनेट किए इस तरीके से। तो मैडम एक व्यक्तिगत एक शिक्षक के रूप में 7 लाख रुपए विद्यालयों में विकास के लिए देना एक बहुत बड़ी बात होती है जी। आपका जो सम्मान हुआ वो बिल्कुल सही और तारीफ काबिल है। और एक्स्ट्रा 7 लाख एक्स्ट्रा मेरे विद्यालय का तो आप अलग गिन लीजिए। जी बिल्कुल मैडम, ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। अगर आज हर शिक्षक इसी तरह शिक्षा के विकास में भामाशाह बनकर आएगा तो कहीं न कहीं सरकारी विद्यालय में शिक्षा का स्तर और भी अच्छा हो जाएगा। सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके शिक्षक जीवन में ऐसा कौन सा यादगार अनुभव या चुनौती रही जिसने आपको और भी प्रेरित और मजबूत बनाया? जी सर, कुछ चीजें मुझे याद आ रही है। जब मेरी फर्स्ट पोस्टिंग होती है 25 मार्च 2015 जी आसपुर ब्लॉक में, और आसपुर ब्लॉक में मुझे स्कूल आवंटित होता है, विद्यालय आवंटित होता है खेड़ा सामो, राजकीय प्राथमिक विद्यालय खेड़ा सामो आसपुर। तो जाते ही सब कुछ नया नया होता है, अपन विभाग में नए होते हैं, नई सर्विस होती है, कोई इतना अनुभव होता नहीं है।
लेकिन वहाँ मेरे साथ जो सर थे अमृतलाल जी परमार को, तो आज मैं उनको याद करना चाहूंगा। तो मतलब मेरे से जाने से पहले वो कैंसर की बीमारी से जूझ रहे थे, और मेरे वहाँ ज्वाइनिंग करने के बाद मुश्किल से मुझे उनके साथ सब 5 या 6 महीने बिताने मिले होंगे। जी जी उनमें भी मैंने उनको पूरा कोऑपरेट किया, उनकी सर्विस से जुड़ी हर चीज, मतलब उनको, वो रहते थे सागवाड़ा, मतलब बाय टाइम टू टाइम वहाँ स्कूल आना, तो कोऑपरेट भी पूरा किया। लेकिन 5-6 महीने के बाद उनकी डेथ हो जाती है, और 32 का नामांकन, मतलब अकेले अकेले एक अध्यापक के रूप में ये सारी भूमिकाओं का निर्वहन कर पाना। तब सारी चीजें ऑनलाइन नहीं थी, तो डेटा ऑफलाइन नहीं थे, मंथली डाक भिजवाना, ये वो, मतलब तो एक स्ट्रगल भरी मतलब नौकरी अपन कह सकते हैं कि एक अध्यापक जो आपके साथ सुख दुख का साथी होता है एक विद्यालय परिषद, जी जी उसका यूं चले जाना, और फिर पूरा विद्यालय अपने पूरी जिम्मेदारियां जितने भी नैतिक करते होते हैं, अपनी मॉरल ड्यूटी जितनी होती हैं, वो सारी उन भूमिकाओं को निर्वहन करना मेरे लिए बहुत बड़ा टफ चैलेंज था। लेकिन वहां से मैं सर इतना स्ट्रॉन्गेस्ट हुआ, मतलब कि मेरे पास शब्द नहीं है उन चीजों के लिए कहने के लिए, कि मतलब ठान लिया कि अब अपने ऊपर आया तो अपन को करना ही, और निश्चित ही अपन इस सर्विस में अपना काम ही यही है। तो सर वहाँ कहना चाहूंगा कि मैं डेली टाइम टू टाइम पहुंचना, इसके बाद झाड़ू तक लगाया मैंने विद्यालय के बाहर परिसर में, खुद मैं वो झाड़ू पकड़ के मैं खुद जब बाहर जितने भी लोग थे देखते थे यार सर खुद कर रहे हैं। फिर वहां मतलब बच्चों को जाके मोटिवेट करना, सुबह नहीं आता तो तुरंत घर जाके उठा के लाना नींद में से कि भाई चल स्कूल। तो एक ऐसी इमेज उस गांव में बनी कि जब मेरा वहां से ट्रांसफर होता तो सब 32 से नामांकन में बढ़ा के 75 करके दिया, 75 पीएस स्कूल में। तो लोगों का ये जुड़ाव था कि मतलब मुझे वहां से रिलीव करने के लिए लोग तैयार नहीं थे, कि मतलब मेरा वहां से मैं ट्रांसफर होकर आया राजकीय प्राथमिक विद्यालय दाढ़ी खजूर आसपुर रोड में, क्योंकि अधिशेष हो गया स्कूल मर्ज हो गई। जी जी तो मुझे अधिशेष होना पड़ा, अधिशेष के कारण। लेकिन गाँव की मानसिकता यही थी, वहां के बच्चों की मानसिकता यही थी कि मैं वहां छोड़ के नहीं जाऊँ। तो ये कुछ जो अपने यादगार सर्विस के जो पल होते हैं, जो वास्तव में सर वास्तव में उनको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाते थे। जिस पॉडकास्ट में विगत देखा मैंने भी कई शिक्षकों को बुलाया। तो इस मंच के माध्यम से मैं सरकार से भी ये निवेदन कर रहा हूँ कि जहाँ तक मैंने अब तक जो पॉडकास्ट किए और जो शिक्षकों की जो मैंने वेदना देखी सर, तो सरकार से मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ कि शिक्षकों को सिर्फ शिक्षा के कार्य के लिए रखा जाए, गैर शैक्षणिक जो कार्य है उनसे उनको मुक्त किया जाए। सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके शिक्षक जीवन में ऐसा कौन सा यादगार अनुभव या चुनौती रही जिसने आपको और भी प्रेरित और मजबूत बनाया सर? सर जैसा कि आपने बताया, अनुभव एक नहीं होता। मेरा तो जिस दिन सूर्योदय होता है वही एक दिन का यादगार दिन बनता है। जी जी। और जैसा कि आपने कहा कि कोई एक अनुभव ऐसा, तो हर एक दिन का एक ऐसा अनुभव रहता है कि मैं देखता हूँ कि कौन से विद्यार्थी ने काम किया कि नहीं किया, कौन से विद्यार्थी ने काम अच्छे से किया है। जैसा कि हमारे टाइम की बात करें तो हमें जो पढ़ाने वाले हमारे गुरुवर मिले, तो उनसे ही मैंने ये प्रेरित होकर सबसे पहले तो ये देखा कि मुझे शिक्षक ही बनना है। और मेरे उस गांव के अंदर भी इतनी शुरुआत के दिनों में ऐसी, जब हम पढ़ते थे तब विज्ञान के प्रति इतना कोई रुझान नहीं था। हर एक आदमी ये कहता था अरे विज्ञान क्यों ले रहा है, उसमें भी मैथ्स सा लेना, तो हम कहते थे कितनी बार फेल होगा। मेरे जो कई सीनियर थे वो भी कहते थे कितनी बार फेल होगा। तो फिर भी मैंने आसपास के करीबन 30-35 गाँव का मैं पहला ऐसा विद्यार्थी बना जो बीएससी मैथमेटिक्स से पास होने वाला था। मेरी तहसील जैसे कि मैं मूल निवासी चुरू जिले का हूँ, यहाँ का। जी जी जी। वागड़ तो मैंने भाग गया इसलिए मैं यही हूँ, और यहाँ के लोग भाग गए हैं जो इतने संवेदनशील और इतने एक प्रकार के रुझान वाले लोग हैं जो मुझे यहाँ रखने के लिए प्रेरित करते हैं। जी जी। तो दूसरी बात रही बात साइंस की ही, तो मैंने साइंस स्ट्रीम चुन के, और पहले इंजीनियरिंग का कई लोगों ने कहा इंजीनियरिंग कर लो, पर इंजीनियरिंग उस टाइम क्रेज अच्छा था, लोग जाना भी चाहते थे, पर मेरे को शिक्षक ही बनना था। तो मैंने एमएससी चुना सर। एमएससी जयनारायण विश्वविद्यालय जोधपुर से किया, यूनिवर्सिटी से बीएड करके फिर शिक्षक बना सर। शिक्षक बनने के बाद जब मैं पढ़ाने लगा तब मैं देखता हूँ कि मेरे जैसे ही विद्यार्थी और सारे बैठे हैं। तो उस चीज को ही देख के मैंने लगा कि ये यादगार पल है, मुझे इसी में काम करना चाहिए। और आज से आज तक मैं सर केवल शिक्षक ही बनना चाहता हूँ और उसी में लगा हुआ हूँ। जी मैडम, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ऐसा कौन सा यादगार अनुभव या चुनौती आपके जीवन में आई जिसने आपको और भी प्रेरित किया? मैं वही कह रही थी सर कि मैं भी विद्यालय में एकल शिक्षिका थी। जी। और एकल शिक्षिका जैसे बता रहे थे सर कि झाड़ू भी लगाना पड़ता है, प्राइमरी स्कूलों में पेड़ भरने पड़ते हैं, पौधे होते हैं तो उनको हैंडपंप से हिला के पानी भी पिलाना पड़ता है। जी। तो मैं जब गई थी तो वहाँ फर्श बच्चे खेले, ऐसा खेल मैदान नहीं था, टूटा उटा, मतलब बच्चे खेल रहे हैं तो भी फर्श पूरा टूटा फूटा है। किचन शेड में बिल्कुल टूटा फूटा इस तरीका था। नामांकन 34 था और बस ये
भामाशाह ये सब जैसे शिक्षा का स्तर बच्चों को आगे बढ़ाने के चक्कर में जी 52 हो गया नामांकन में, जो 34 था। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि मेरे वहाँ अलग अलग ग्राम पंचायतों से सब बच्चे पढ़ने आते हैं। जैसे भांजे होते हैं तो भांजे मतलब इतनी अच्छी शिक्षा उन्हें मिल रही है, तो भांजे भांजिया होते हैं वो वापस वहाँ नहीं जाते, यही पढ़ना है। और हर क्लास में मेरे हर साल नामांकन होता है। जी 14 से 15 मैं कहूँ मैक्सिमम 20 बच्चे हर साल मेरा नामांकन में जी। तो बहुत सारी चीजें हैं। सर, आपने स्कूल बस का लुक दिया अपने पूरे विद्यालय को और प्रेरक गीत बनाए, इसके पीछे आपकी सोच क्या थी सर? तो सीधा सा इसका लॉजिक है कि स्कूल बस बनाना मतलब हम ऐसे सर मेरे जो साथी जो मेरे संस्था बना रहे हैं राहुल कुमार राउत, हम एसटीसी फेलो भी है, साथ में एसटीसी का जी जी जी। उनका सहयोग मुझे हमेशा मिलता है। विद्यालय में कोई भी नवाचार करना होता है तो हम दोनों मिलकर अच्छे से करते हैं। तो अचानक ऐसे ही बैठे थे जैसे अपन बैठे हैं वैसे स्कूल में, तो स्कूल की कुछ भौतिक संसाधनों के विकास की बात निकली। तो मतलब ये कि हमारे स्कूल का बैकग्राउंड हमने देखा तो मतलब दो कंसेप्ट हमारे पास थे, एक तो उसको हाथी बनाया जाए या फिर स्कूल बस बनाया जाए। फिर हमने सोचा कि हाथी का शिक्षा से कोई लेना देना नहीं, जी जी। हम हाथी बना देंगे, ठीक है बच्चों को पाएगा, लेकिन जो एजुकेटेड लोग इसको देखेंगे तो वास्तव में उनकी हाथी का शिक्षा से क्या लेना देना। जी जी। तो हमने सोचा कि एक स्कूल बस ही बनाए जो निरंतर मतलब गति की सूचक है, बस एक स्थान से दूसरे स्थान जाती जी है। बिल्कुल। तो वैसे हमारे बच्चे भी क्लास पहले से दूसरी दूसरी तीसरी तीसरी चौथी चौथी से पांचवी निश्चित ही क्लास वाइज वो भ्रमण करते हैं, मतलब जी विजिट करते हैं आगे। जी जी। तो मतलब एक था, और दूसरा नामांकन को कहीं ना कहीं बढ़ावा इंक्रीज देना करना था, जी। ठहराव को सुनिश्चित करना था। बच्चे आज भी देखते हैं तो अरे स्कूल बस स्कूल बस स्कूल बस, मतलब वहाँ एरिया में यादव बस्ती हमारा स्कूल है, कोई वहाँ कोई प्रोग्राम होता है कार्यक्रम तो लोग आते हैं समाज के, जी। तो मतलब 8-10 लोग गांव में निश्चित रूप से बाहर खड़े खड़े देखते हैं वास्तव में बस बनाइए बस बनाइए। तो एक अच्छा पॉजिटिव माहौल हमने क्रिएट किया। दूसरी बात ये कि लोगों का सरकारी स्कूल के प्रति घटता रवैया, जी उसको आगे बिल्कुल। लाना था हमें कि नहीं वास्तव में सरकारी स्कूलों में जो हमारा जो एक सोच है उसको और डेवलप करना था। जी। कि जो जैसा आप सोच रहे हो अभिभावक स्पेशली कि नहीं कुछ नहीं होता ना होता, वो सब उनकी गलत फहमी है, उसको दूर करना था और कहीं कहीं नामांकन को बढ़ाना था। उस समय हम 12 पे थे, आज वापिस हम दावे के साथ कह सकते हम 24 पे आए। उसका स्कूल बस जी का जी। लुक देने के आफ्टर स्कूल बस का लुक देने के बाद 12 से हम वापस 24 पे आए। तो कहीं ना कहीं हमने लोगों को मोटिवेट किया, लोगों को जोड़ा, समुदाय को जोड़ा। तो और प्रेरक गीत तो सर ये है कि मेरा संगीत रहा है और संगीत के रूप में काफ़ी काम मैंने किया है, काफ़ी इंस्ट्रूमेंट में बजाता हूँ, गीत लिखना, गीत कंपोज करना। जी तो मैं चाहता हूँ कि हमेशा कोई ना कोई ऐसे कंसेप्ट में शिक्षा में भी लाऊं जो वास्तव में लोगों के नजरिए को बदल सके। जी। तो ये मेरी जैसा कि कोशिश सर है। आपने एक संगीत की बात कही, तो हम ये चाहते हैं कि आप एक 2 लाइन का संगीत हमें सुना दीजिए सर। बिल्कुल मैं जी। आपको सुनाना चाहूंगा। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। फूल खिलते हैं, लोग मिलते हैं, फूल खिलते हैं, लोग मिलते हैं, मगर पतझड़ में जो फूल मुरझा जाते हैं वो बहारों के आने से खिलते नहीं। कुछ लोग बिछड़ो जो बिछड़ जाते हैं वो हजारों के आने से मिलते नहीं। उम्र भर चाहे कोई पुकारा करे इनका नाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। बहुत बहुत शानदार शानदार, बहुत शानदार। कहीं ना कहीं आपके कंठ में माँ सरस्वती माता का आशीर्वाद है। सर, स्मार्ट क्लासेस और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज की शुरू करने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली सर? हाँ सर, ये आपने अच्छा क्वेश्चन किया है। स्मार्ट क्लासेस का जैसे अब चर्चा करें तो पीछे पेंडेमिक आया था, कोरोना काल का, जी बिल्कुल सर। और उस टाइम से ही अपने पूरे भारतवर्ष में क्या पूरे वर्ल्ड लेवल पे एक नया शिक्षण विधा जनरेट हुई थी जो थी ऑनलाइन डिजिटलाइजेशन जिसको अपन कहते हैं। तो उस सफर में हम भी गुजरे, क्योंकि जी। मेरे विद्यालय में कोरोना काल के बाद ऐतिहासिक नामांकन हुआ था
मेरे आज भी याद है, मेरे संस्था प्रधान उस समय के हेमेंद्र सिंह जी झुंडावत थे, करेलिया के, रिटायर्ड हैं, और उसके बाद कार्यवाहक तो वर्तमान में हूँ। तो उस समय हमारे नामांकन सब 11th साइंस में, केवल विज्ञान वर्ग में, आर्ट्स को उनको तो मैं अलग छोड़ूं, 350 का नामांकन आया था अकेले केवल। इतने फॉर्म आए कि आपको हमें यहाँ दाखिला दो। और हालांकि अच्छी हमारी, मेरे जिस स्कूल में हूँ, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सकानी, जो आपके वागड़ का तक्षशिला नाम से भी जाना जी जाता जी है, जी वहाँ के बहुत सारे विद्यार्थी आज बड़ी बड़ी पोस्टों पे हैं। अच्छे मेरे से पहले भी जो मेरे साथी रहे हैं, उन्होंने अच्छा मेहनत किया था। पर कोरोना काल के बाद एक तो क्राइसिस वो था कि पैसे वाला था मामला, कि लोगों की आर्थिक इनकम डाउन हो गई, कार्य जी रुक गए, तो लोगों ने सरकारी विद्यालयों की तरफ रुझान किया, और हर एक विद्यालय में अतिशयोक्ति रूप से एक प्रकार के नामांकन वृद्धि हुई थी उस टाइम। जी तो सकानी एक ऐसा विद्यालय जिसमें 11th साइंस के लिए, मुझे आज भी याद है वो एग्जैक्ट आंकड़ा, शायद 383 या 384 फॉर्म आए थे आवेदन एडमिशन के लिए। तो हम चिंता में पड़ गए कि 350 विद्यार्थी से ऊपर अगर बिठाएंगे तो बिठाएं कहाँ साहब, हम 300 ही बिठाने मुश्किल हो रहे हैं, फिर पीछे वाले विद्यार्थियों को आवाज़ कैसे सुनाई देगी। तो हेमेंद्र सिंह जी ने मेरे को बुलाया कि बाना जी, इसकी छंटनी कैसे करोगे। मैंने कहा छंटनी तो साहब एक पेपर लेने से हो जाए। कैसे? मैंने कहा इनका एग्जाम ले लेते हैं, इनको कह देते हैं मिनिमम 20 नंबर का ही छोटा सा टेस्ट ले लेते हैं, 10वीं लेवल का ही, जो बच्चा 8 नंबर भी लेगा तो उसको अपन ले लेंगे। तब मैंने वो पेपर तैयार किया था। पेपर में करीबन वो 300 350 बच्चे उस टाइम बैठे थे, और उसमें से 100 बच्चे ही पास हो गए जिनके 8 नंबर आए। फिर वो धीरे धीरे कुछ अप्रोच वाले थे, कुछ सहयोगी वाले थे, सबने कहा सर मेरा तो लेना ही होगा। ऐसे करते करते उस समय शायद मेरे याद है 180 बच्चे हमने 11th में रखे थे, और जस्ट 12th में उसके जस्ट डबल वाला मामला हो गया था। वहां भी हमने कुछ क्राइटेरिया रखा, तो 365 का नामांकन केवल साइंस में हमने उस साल रखा। वो हमारा रथ चल पड़ा सा। इंग्लिश में हमारे इंग्लिश मीडियम भी था, हिंदी मीडियम भी था, जिसका मैंने एक बार आपको चर्चा भी की कि हमारे हिंदी माध्यम और इंग्लिश माध्यम दोनों में शिक्षण जी, बिल्कुल है। उसका भी कई रीजन है, आर्थिक स्थिति बच्चों की जिनकी कमजोर हो, जो अंग्रेजी में पढ़ना चाहे, हम उनको अच्छे से पढ़ाते भी, आज भी चल रहा है। तो ये सिस्टम था सर। और आपने मेरे से क्या पूछा इसमें कि डिजिटलाइजेशन करने का, तो बाद में तुरंत सेकेंड वेव आई ना साहब, तो वापस अपना शिक्षण बंद हो गया था। वापस बंद हो गया था, हम यूट्यूब पे आ गए। नया नया उस टाइम क्रेज आया था, तो मेरा यूट्यूब चैनल तब से ही है सर। हम स्टैंड वगैरह उस टाइम इतने थे नहीं, आजकल तो ये आपने भी लगा रखे हैं, पीछे भी कैमरे के लगा रखे। उस टाइम नहीं था साहब, तो हमारे पास ब्यूरेट स्टैंड था केमिस्ट्री का। उसका जो क्लैंप होती है उसमें हम रुमाल डाल देते हैं हमारी, और बीच में मोबाइल डालता कि स्क्रीन डैमेज नहीं हो। और उसमें हम बोया वाला एक जो माइक वाला आता है वायरलेस, वो लंबा 20 फीट का वायर होता है। वो एक मेरे मित्र है भूपेंद्र जी ज्योग्राफी के, हम दोनों ने चैनल चालू किया। उनका एजी एडवांस ज्योग्राफी नाम से बनाया, मैंने फिजिक्स भाई एम बाना नाम से चैनल बनाया, जो आज भी चलता है। तो उसकी लाइव क्लास में सीख आती है। तो साहब ऐसे करते करते हमने वीडियो बनाई। वीडियो लोगों को इतने अच्छे लगे कि हमारे नामांकन में कभी कमी आई नहीं बाद में। आज भी मेरे को जब भी लोग जानते हैं तो बाना जी नाम से इसीलिए जानते हैं कि यूट्यूब से मेरे को उपलब्धि मिलेगी। तो ये डिजिटलाइजेशन का था। फिर मैंने तत्कालीन प्रधानाचार्य महोदय का साहब, ये तो हम फॉर्मेलिटी जैसा काम कर रहे हैं, हमें बहुत कठिनाई आती है वीडियो एडिट करने में। कई बार हम पूरा चैप्टर पढ़ा देते हैं, कैमरा बंद हो गया, कई बार किसी का फोन आ गया बीच में, मोबाइल वो वीडियो पूरा ही रुक गया, हम तो पूरी एनर्जी के साथ पढ़ाते हैं, फिर देखते हैं कुछ रिकॉर्ड हुआ ही नहीं। बड़ी समस्या थी। तो उस समय हमारे जो भामाशाह है सबसे बड़े विद्यालय है, उन्होंने विद्यालय भी बनाया है, ईश्वर सिंह जी। उन्होंने कहा ऐसा क्या किया जाए। मैंने कहा साहब एक बोर्ड ला दो। बोर्ड के उस टाइम 1,94,000 उस टाइम लगे हमारे। साहब ने तुरंत कहा कि 2 चाहिए 3 चाहिए ले आओ। हमने कहा साहब एक बार एक लाते हैं और कैमरा भी लगाते हैं। तो कैमरा उस टाइम किसी कारण हम नहीं लगा पाए, वो बोर्ड तब से चल रहा। अब जैसे ही मैं संस्था प्रधान मैं बना, मेरे बीच में पहले हिम्मत सिंह जी राव थे, वो प्रिंसिपल थे अभी बोर्डिंग का हमारा। तो सबसे पहले मैंने ये रखा कि मैं जैसे ही स्कूल शुरू होगी जुलाई में, अब की बार ऐसा सिस्टम कर दूंगा कि आप स्विच ऑन करो और आपकी क्लास लाइव हो जाएगी, यूट्यूब पे हो जाएगी। तो इस बार हमारे करीबन 1.25 लाख के आसपास मैंने खर्च किया, इन्वेस्ट किया। पूरा कैमरा स्टैंड सब पूरे लगे हुए एचडी क्वालिटी के। जाते ही स्विच ऑन करते हैं, पूरा कैमरा स्टूडियो है मेरी फिजिक्स लैब में, मैंने इसको सेट कर रखा है। वो चालू हो जाता है और आपको बस केवल स्विच ऑन ही करना है, आप तुरंत लाइव आ जाते हैं यूट्यूब पे। जो पढ़ा रहे हो जो बोल रहे हो सारा उसमें रिकॉर्ड हो रहा है। उसका फायदा ये है सर कि मेरे आज भी कई पुराने विद्यार्थी जो कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिनको आरबीएससी सिलेबस कवर करना है, सीबीएसई सिलेबस कवर करना है, उनका कवर हो रहा है। ज्योग्राफी का, मैथ्स का, फिजिक्स का और बायोलॉजी का, इन विषयों की भी लाइव क्लास ले पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास एक ही स्टूडियो है। एक दूसरा बनाने की अभी 10-15 दिनों में हम प्रोसेस में आ जाएंगे। एमएलए साहब ने भी घोषणा कर रखी है, 2 हमें
वो देंगे हमें डिजिटल कैमरा ये स्कूल सारा बनाने की मटेरियल देंगे, तो हम उससे सहयोग ले लेंगे ताकि हमारी सभी क्लासें ऑनलाइन हो जाए। और दूसरी बात, ये जो इसका लाइव क्लास का कंसेप्ट जो है, इसके बाद अभी आजकल सब चल रहा है गूगल शीट से फॉर्म भरना। बच्चे घर बैठे ट्यूशन पेपर देते हैं, मोबाइल से दे देते हैं, तो मैंने वो भी चालू कर दिया सर। मेरा एक सहयोगी है लक्ष्मण गढ़कर, हम दोनों ये पेपर बनाते हैं। तो पिछले साल से हमारा चल रहा है। इस साल सर हमारे रिकॉर्ड तोड़ बच्चों ने एग्जाम दिया है। और चौथे चैप्टर का हमारे टेस्ट हुआ था अभी, 27,000 बच्चों ने एग्जाम दिए सर। एक साथ गूगल शीट के माध्यम से पहले भी दिए ऐसे, पर अभी वाले ने रिकॉर्ड तोड़ा है 27,000 का। उसमें साहब एलन, नीट के और जो बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट उनके भी बच्चे जुड़े हुए हैं। एक अलग से ग्रुप अपन ऑल ओवर राजस्थान, और पूरे राजस्थान नाम ही हमने रख दिया ARPTO, ऑल राजस्थान ऐसे करके हमने उसका नाम रख दिया, ऑल राजस्थान फिजिक्स ऑनलाइन टेस्ट प्रैक्टिस, उसका नाम हमने ऐसे रख दिया है। लिंक भेजते हैं सभी ग्रुपों में। हमारे जो स्टेट लेवल के बने हुए हैं, रघु जी उसके ओनर है, उनके रेस्पॉन्स उनकी ईमेल आईडी पे जाते हैं, तो अच्छी मेहनत करते हैं। अभी CBO साहब ने उस चीज को देख के मेरे को ये कह दिया कि बाना जी क्यों ना अपन सभी विषयों में ये चालू कर दे। तो मैंने उसकी हाँ भर दिया, 1-2 दिन में जल्दी मेरे नाम का शायद वोटर जारी हो जाएगा उसका, मेरे ब्लॉक लेवल से। तो मैं 9 से 12 तक जितने भी विषय हैं सर, जो भी सब्जेक्ट है, उन सब के गूगल शीट से क्वेश्चन पेपर बनाएंगे, ताकि जो बच्चा घर बैठ के है वो भी उसका अपने को आंकलन कर सके कि मुझे इस चैप्टर वाइज में कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, और चैप्टर वाइज बनाऊंगा सभी ऐसा डिजिटलाइजेशन का मैं तो बताया मुझे। सर तो कहीं ना कहीं अगर एक शिक्षक चाह ले तो हम किसी विद्यालय की तुलना नहीं कर रहे हैं कि प्राइवेट और सरकारी। अगर आपका जिस तरह से विद्यालय के प्रति समर्पण है, अगर हर शिक्षक इसी तरह अगर अपना समर्पण रखेगा तो कहीं ना कहीं, जैसे कि आपने बताया कि एक साथ से 385 एडमिशन फॉर्म आए थे, तो आप कहीं ना कहीं आपके ऊपर एक संकट आ गया कि इनका मतलब छटनी कैसे की जाए। सर बोलने से आवाज ही नहीं जाती ना सर। आज भी उस टाइम के हमने वो माइक लाए थे, 5 माइक साहब ने उस टाइम कर रहे थे, हरमेंद्र सिंह जी बहुत पॉजिटिव आदमी है और हमें आगे बढ़ाते हैं। तो उन्होंने कहा था सर इसके लिए उपाय क्या। मैंने सर एक माइक आता है 5,000 रुपए का आमचा का, जी, और उसमें कोड लगती है, अपन जो बोलेंगे पीछे तक आवाज जाएगी, उसका सर आज भी हम यूज करते हैं। जैसे मेरे अभी 12th तक की क्लास में 100 बच्चे हैं, पूरे 100 हैं, 100, और जीवन 80 के आसपास 11th क्लास में बच्चे हैं अभी 11। तो 180 का जो अभी मेरा बैच चल रहा है, उसको सर पढ़ाने में से कंबाइंड क्लास होती है ना, जैसे हिंदी की होती है, इंग्लिश की होती है, तो आर्ट्स वाले भी साथ बैठते हैं उसमें। तो साहब वो पूरे होल है सरपंच साहब के बनाए हुए, 30 बाई 80 के बड़े बड़े होल है, 80 फीट लंबे, 30 फीट चौड़े, पीछे वाले तक सीधी आवाज जाती नहीं। तो जो मैंने माइक लगा दी हमने, उससे वो आवाज आती है, उसका हम उपयोग करते हैं। बहुत शानदार सर, बहुत शानदार। मैडम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे कि आपने पहले बताया, और एक बार हम फिर से जानना चाहेंगे, ब्लॉक के राजकीय विद्यालयों में जैसे नवोदय आपने बताया, विद्या निकेतन में नामांकन बढ़ाने के लिए आपने कौन कौन से प्रभावी कदम उठाए और स्वयं के 7 लाख रुपए दान किए? देखो, नवोदय विद्यालय जो है वो वैसे अनुशासित विद्यालय है जी। आपको मालूम हो तो यहाँ के अपने कलेक्टर साहब थे, वो नवोदय के विद्यार्थी रहे थे जी। मेरे को अधिकतर 14 सितंबर हर 14 सितंबर नवोदय विद्यालय में बुलाया जाता है। मैंने वहाँ देखा बहुत सारे टैलेंटेड बच्चे हैं, और मैंने ये महसूस किया है कि यहाँ पे एक वाटिका बननी चाहिए, पौधारोपण होना चाहिए। और मैंने वहाँ पे मेरे दादाजी स्वर्गीय श्री कन्हैया मुकुल के नाम से वहाँ पर एक शहीदों के नाम से एक उद्यान बनाया है, और नवोदय के बाहर और टी गार्ड शहीदों के नाम से ही मैंने किया है, और दादाजी के नाम, लेकिन जो पूरा है मैंने वो शहीदों के नाम से। और विद्यालय की तरह हम जानते हैं कि ये एक भारतीय संस्कृति, हिंदू संस्कृति को ये उपजा रहा है विद्यालय। तो मेरा विद्यालय की तरह से संस्थाओं से थोड़ा वीर रस, कवियत्री के हिसाब से देशभक्ति, ये थोड़ा सा आधा तो वही है मेरे शिक्षक के अलावा, ये थोड़ा सा देश प्रेम के हिसाब से मैंने विद्या निकेतन में ज्यादा किया। बाकी मेरे विद्यालय में जो दान करने का रीजन ये था कि नामांकन बढ़े, और मैं वही कह रही हूँ कि आज भी इसी साल 20 ग्राम पंचायतों से मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं जी। भले 5 हैं लेकिन अलग पंचायतों से। दूसरी बात मैं बताना चाहूंगी कि 2 लड़की है सर, उनका घर सामान्य मतलब सरोदा स्वस्थ हो गया था, तो वो लड़कियां भांजियां यहाँ पर भी ढाणी में, वो लड़कियां 10 साल तक विद्यालय नहीं गई है, एक 9 साल की, एक 10 साल की। मैंने उनको रीच किया, ढांडी समाज की जो रेवाड़ी के बोल रहे हैं, कई स्कूल नहीं गई, मेरे विद्यालय में मैंने उनको रीच किया और उनको मेरे विद्यालय में प्रवेश दिलाया। वो लड़कियां इतना अच्छा गाती है, मतलब मैंने सोचा नहीं था कि इतना टैलेंट, कहीं स्कूल गई नहीं है, इतना अच्छा गाती, इतना अच्छा डांस करती है। उसके बाद एक आप मानो हरिजन बस्ती से 2 लोग बैठागड़ा हरिजन बस्ती,
उनको पाठ पढ़ने भी नहीं आता, लेकिन मैंने उनको रीच किया और युवा महोत्सव में वो जिला लेवल पर फर्स्ट आए, दोनों भाई है, जबकि उनको पाठ पढ़ने भी नहीं आया, लेकिन उनकी कला को मैंने देखा, मैंने कहा आप इस कार्यक्रम में भाग लीजिए। वो आ गए और जिला स्तर पर दोनों भाई, उनको यही नहीं मालूम कि उनको मिला क्या मिला, यही नहीं मालूम, जिला स्तर पर दोनों प्रथम आए। मतलब उनको ये पता नहीं कि उनको शील्ड मिली है, किस लिए मिली वो उनको मालूम पता नहीं। नहीं, वो है ना अभाव में जीते हैं ना साहब, तो अक्सर वो एक इतिहास अच्छी बस्ती में रहने वाले तो दोनों जिस तरह से एक बीज की जी तासीर सर। और उस जमीन की उपजाऊ की कितनी मतलब बीज उगा सकता है, जिस तरह से वो एक किसान को पता होता है, वैसे ही वो बच्चा कितना टैलेंटेड है वो उसको नहीं पता होता है। लेकिन जब आप जैसे शिक्षकों का हाथ उन पर जाता है तो वो बच्चे कहीं न कहीं बहुत ऊपर जाते हैं, गोल्ड मेडलिस्ट भी। आज वो दो लड़कियां ऐसा गाती है जैसे लोक कला के जो लोग गाते हैं उस तरीके से गाती है, गायकी उनकी इतनी अच्छी है। और मैडम सही गुरु मिल जाए तो वो कुछ कर सकती वो है। बहुत कुछ कर सकते हैं। मैडम जैसे कि आपने बताया कि आप कवियत्री भी हैं, जी सर। तो हम चाहेंगे कि एक कविता भी हो जाए मैडम। हम भी सुनना चाहेंगे। सुनिएगा। चांद तारे साथ हो तो चमचमाती चांदनी, दीप बाती से मिले तो झिलमिलाती रोशनी। चांद तारे साथ हो तो चमचमाती चांदनी, दीप बाती से मिले तो झिलमिलाती रोशनी। जो कुआं गीत मीठे गुनगुनाए पंछियों के संग में, मन हरा हो या गुलाबी फूल तितली रंग में, गीत मीठे गुनगुनाए पंछियों के संग में, मन हरा हो या गुलाबी फूल तितली रंग में। बादलों को बस खुशी है खेत के गुलजार से, गर्मियां इठला रही है तपतपाते धार से। बादलों को बस खुशी है खेत के गुलजार से, गर्मियां इठला रही है तपतपाते धार से। शीत में मन बीत मिलते प्रिय से, बंग की तरंग में, गीत मीठे गुनगुनाए पंछियों के संग में, गीत मीठे गुनगुनाए पंछियों के संग में, मन हरा हो या गुलाबी फूल तितली रंग में। बहुत बढ़िया। सर आपसे जानना चाहेंगे कि अब तक आपने विद्यालय में जैसे कि स्कूल बस का पूरे विद्यालय को लुक दिया, तो ऐसे नवाचारों का बच्चों और समाज का पर क्या दीर्घकालिक प्रभाव देखने को मिला सर? सर जो नवाचार हमने विद्यालय स्तर पर किए हैं उसके कई हमें इफेक्ट नजर आए कि मतलब विद्यालय परिवार से परिसर से मैं शुरू करूं तो उनके अभिभावक जितने गार्जियंस है, पेरेंट्स है, उनको हमने स्कूल से जोड़ा। जी। दूसरी बात, समुदाय को साथ में लेते हुए उनकी सबकी सहभागिता को सुनिश्चित करते हुए हमने ये मतलब परिणाम हासिल किए हैं कि आज विद्यालय स्तर पर कई नवाचार हमने कर रखे हैं, जैसे प्रभावी प्रार्थना सभा। मैं चाहता हूं कि मेरे अंदर संगीत की जो प्रतिभा है वो मेरे बच्चे तक पहुंच जाऊं। तो सर आज मैं पढ़ाई की बात नहीं करता हूं, लेकिन हमारे स्कूल की जो प्रेयर है वो सीनियर स्कूल को भी टक्कर दे सकती है। जो 12वीं तक के स्कूल है जी। आप एक बार आए, आप विजिट करें, प्रेयर में आप आधा घंटा बैठ के तो आप कहोगे वास्तव में यार गजब ही, मतलब अलंकार हो गए, सरगम हो गए, बच्चे हमारे ऐसे हंसते गा लेते हैं। तो एक ये नवाचार किया कि हमने प्रभावी प्रार्थना सभा को, मतलब हमारी दिन की शुरुआत ही प्रार्थना से होती है, माँ सरस्वती माता की आराधना से होती है। तो यहाँ से किया, फिर प्रार्थना सभा में हमने कुछ ऐसी गतिविधियां स्टार्ट की जैसे कि प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, जिसमें हमारी नेहा खट का इतना अच्छा रिजल्ट मिला कि आज इंस्टाग्राम पर उसके 4 मिलियन व्यूज होने वाले हैं। 4 मिलियन, बिल्कुल, मैं हमने देखी 38 लाख तक तो मैंने परसों देखे थे, और बहुत जल्दी 2 लाख इंक्लूड होती है, 4 मिलियन मतलब उसके व्यूज हो जाएंगे। तो बहुत बड़ी उपलब्धि होती है सरकारी स्कूल की बालिका, और 4 मिलियन व्यूज लाना, मतलब अपन एक वीडियो डालते हैं, आप खुद करते हो, मैं खुद यूट्यूब में जी, बिल्कुल। और अपन एक व्यूज के लिए तरस जाते हैं, एक सब्सक्राइबर के लिए अपन तरस जाते हैं। बिल्कुल। और ये टैलेंट वास्तव में अचानक ईश्वरीय कृपा रही, उसकी मेहनत रही और हमारे नवाचार रहे, तो वास्तव में वो लड़की आज इतना अच्छा कर रही है। और इवन हर फील्ड में, एक हमारी निराश्रित बालिका बापा यादव करके कक्षा 3 में पढ़ती है, उसकी इंग्लिश की वोकेबुलरी इतनी तगड़ी है सर, कक्षा 3 में पढ़ने वाली बालिका, उसके आसपास का आप कोई भी इंग्लिश मीनिंग उसको पूछ लीजिए, 300 से 400 प्लस मीनिंग उसको कंठस्थ याद है। नॉन स्टॉप, एक बार अपन रुक जाते हैं लेकिन वो नहीं रुकती है। इसी तरह हमने संगीत सरोवर कार्यक्रम चलाया विद्यालय में, जिसका भी रिजल्ट हमें मिल रहा है, हमाशा को प्रेरित किया। तो काफी ऐसे चीजें हैं जिनसे वास्तव में, और गांव के लोग अब सामने से आ रहे हैं। अभी 7 से 8 तमाशे हमारे लाइन पे चल रहे हैं, वेटिंग में चल रहे हैं कि सर हमारे लायक कोई काम हो तो बताना। जबकि एक टाइम यह था कि स्कूल का नाम भी हमारा हरिजन बस्ती था। हमने सबसे पहले ये प्रयास किया कि कैसे भी करके इस नाम को हटाया जाए,
क्योंकि लोगों की थिंकिंग मतलब उस लेवल तक ही रह जाती उस level है। तक। फिर हमने डीओ सर, उस समय हमारे डीओ सर थे मणिलाल जी छगन करके, तो हमने काफी प्रयास करके उस स्कूल का नाम हमने चेंज करके राजकीय प्राथमिक विद्यालय वार्ड नंबर 1 करवाया। और वास्तव में जिस नाम से हमने इस विद्यालय का स्थापित किया, आज यही वार्ड नंबर 1 चरित्र है हमारे लिए कि मतलब जितने भी अधिकारी विजिट कर चुके हैं उनका कहना यही है कि वास्तव में वार्ड नंबर 1 है, नंबर 1 है और है वास्तव में, जैसा नाम वैसा काम। तो बस यही चीजें हैं जो हमें वास्तव में रिटर्न तौर पर हमें मिल रही है उसको। जी बहुत बढ़िया। सर आपने एक तो गूगल शीट के माध्यम से टेस्ट लिया, जी उसके बाद डिजिटल बोर्ड लगाए जी। और आपने YouTube पर ऑनलाइन क्लास, जैसे कि कल ही मैंने आपके से चर्चा हुई, अच्छा। तो आपने मुझे बताया था कि डिजिटल क्लास हम लेते हैं, तो कल लगभग मैंने आपकी को जो क्लास थी वो आधा घंटा मैंने YouTube पर लाइव देखी। तो सर इस पर सबसे पहले तो सरकारी विद्यालयों के प्रति जो दृष्टिकोण लोगों का था उसमें क्या बदलाव है और बच्चे की शिक्षा में क्या बदलाव है? हाँ सर, बिल्कुल सही कह रहे हो। सरकारी विद्यालय के प्रति जो दृष्टिकोण है वो तो आप आमजन हो, आपको ही पता है कि यार जी। मेरा बच्चा है वो प्राइवेट में पढ़े। पर मैं सर इस पे मेरा तो दृष्टिकोण रखना चाहता हूँ कि सरकारी विद्यालय के प्रति दृष्टिकोण आम आदमी ने स्वयं के द्वारा नहीं चेंज किया है। उसमें कुछ न कुछ रोल अपने सरकार का भी है कि इसने आदेशों की ऐसी झड़ी बांध दी है कि शिक्षक को डाकिया बना दिया है, और ये वास्तव में नहीं होना चाहिए, मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। सरकार अधिकतर तो ऐसे आदेश डाल देती है जिनकी सूचनाएं उनके पास ऑलरेडी है, फिर भी शिक्षक से मांग रही है। जैसे कि मेरे को पहले इतना पता नहीं रहता था कि वास्तव में ऐसा मांगती है क्या। पिछले 5-6 महीनों से मैं कार्यवाहक वहां का प्रिंसिपल हूँ, तो मेरे को पता चल रहा है कि किस प्रकार से ये सूचनाएं दिन भर दिन हर रोज, अभी भी मैं अगर मेरा मोबाइल खोलता हूँ एक दो सूचना पक्की मिलेगी कि आप भेजो, हालांकि सब है उनके पास, फिर भी मांग रहे हैं। अब जब बात रही दृष्टिकोण की सर, तो मेरे से पहले भी विद्यालय का नाम अच्छा था, ऐसा नहीं कि मैंने आके बदल दिया। और मेरे से जो पूर्ववर्ती जो शिक्षक थे वो मेरे से भी बहुत मांग रहे हैं। और रही बात की मेरी उपस्थिति मुझे दर्ज करानी थी, तो मेरी उपस्थिति मैंने मेरे विषय से करवाई। अब जो दृष्टिकोण बदला है वो यही है कि मेरे आसपास कोई प्राइवेट शिक्षण संस्थान बन पाए नहीं है जिसमें विज्ञान वर्ग चल रहा। आजपुर ब्लॉक की बात कर रहा हूँ, आजपुर ब्लॉक में शहर में जाओगे तब 2 स्कूल के 3 स्कूलों में साइंस चल रही है। बाकी साइंस पढ़ने वाला मामला सरकारी तक ही सीमित हो गया सर। और एक दूसरा ये क्रेज और साहब कि मेरे साइंस में पंचायत स्तर के जो बच्चे हैं ना वो अधिकतर आर्ट्स में जा रहे हैं। मेरे खुद के वहाँ पंचायत स्तर के 15 से 20 बच्चे ही होंगे जो विज्ञान वर्ग में है, आर्ट्स में अच्छे हैं, हमारे नामांकन अच्छा है। पर जो अधिकतर बच्चे हैं वो 35 किलोमीटर दूर से आते हैं साहब मेरे पास, पर्सनल व्हीकल से आते हैं, बाइकों से आते हैं, बसों में आते हैं। एक क्रूजर है, एक प्राइवेट बस है, वो उनके स्तर की लगी हुई है सर। करीबन 100 से 100 बच्चे तो उसमें आते हैं, वो अधिकतर उसमें साइंस के हैं। 35 किलोमीटर दूर से बच्चे आपके देख लो सरकारी से बोडीगामा माल या आगे अंतिया कतिशोर के बच्चे हैं साहब मेरे पास। 2 बहन भाई हर रोज सुबह जाते हैं, 4 बच्चे हैं अभी मेरे पास कतिशोर के, पिछले साल और ज्यादा थे। अभी वहां के वो लोकलिटी थोड़े से क्या है कि मेरी यहाँ तक पहुंच है नहीं, मैं पर्सनली वहां तक जा नहीं पाता, तो वो लोकल जो प्राइवेट के हैं वो उनपे हावी हो जाते हैं। मेरा अब की बार मूड है कि मैं अब की बार छुट्टियों में ही रहूंगा और छुट्टियों में ही हर एक बच्चे तक पहुंचूंगा। तो मेरा अभी जो वर्तमान नामांकन है वो 400 पार है, 9 से 12 ही मेरी स्कूल है। तो अगले साल मैं ये नामांकन 600 पार करना चाहता हूँ सर। और देखना मैं शायद आपको बुलाऊंगा मेरे स्कूल में, हर एक बच्चे तक पहुंचूंगा और उनको विश्वास दिलाऊंगा। तो जैसा कि आपने सरकारी विद्यालय में कहा, तो इसमें तो सरकारी विद्यालय को मेरे स्टाफ जो साथी है उन्होंने उस चीज को पीछे खिसका दिया है। हमारे ये लोकल डाकिया वाला जो काम है वो नॉर्मल शिक्षक नीचे कर देते हैं, शिक्षण कराने वाले शिक्षकों तक वो बात आने ही नहीं देते सर। तो हम उसको चलाते हैं उसी तर्ज पे है जैसे प्राइवेट विद्यालय चल रहे। जी ये हमारा एक सर, मतलब आपसे बात हुई थी और मुझे बहुत ही चीज जानकारी मिली थी, पर अब मैं जो सुन रहा हूँ तो मुझे अति प्रसन्नता हो रही है कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ने के लिए बच्चे 30-35 किलोमीटर दूर जाते थे, वो अब तक हमने सुना था। लेकिन एक गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे 30-35 किलोमीटर आ रहे हैं, तो आपकी 100% आपकी बहुत बड़ी सर उपलब्धि है। और कहीं न कहीं मैं आपका जो भी नवाचार मैंने आपसे सुने, तो कहीं न कहीं मैं उस परम सत्ता से प्रार्थना करता हूँ कि बहुत जल्द शिक्षक दिवस पे आपका राष्ट्रपति सम्मान भी हो, राष्ट्रपति के द्वारा भी हो। तो बहुत मैडम आपसे जानना चाहेंगे कि अब तक आपने जो नवाचार किए तो उसका बच्चों और आसपास के लोगों पर क्या प्रभाव है? सर बहुत प्रभाव पड़ा है इसका। जैसे नवाचार में मैंने क्या विद्यालय को एक स्टेडियम के रूप में, जैसे स्टेडियम होता जी है जी जी उस तरीके का लुक दिया था कोरोना में। जी। और कोरोना में जैसे कोरोना में तो सारी स्कूलें बंद हो गई थी, तो प्राइवेट स्कूल के बच्चे मैंने ऐसा कर रखा था, सैनिटाइजर का छिड़काव, तो आते थे बच्चे
मैंने कहा कि मेरे बच्चे चलो अभी आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, माँ बाप भेज रहे हैं, कोरोना में अपन कैसे क्या कर रहे हैं। और मैंने पूरी सुरक्षा का ध्यान रखा था। और कोरोना में 50 बच्चे मेरे वहाँ पढ़ने आते थे प्राइवेट स्कूल पे, लेकिन इतना ध्यान रखा गया कि किसी को कोरोना नहीं हुआ। दूसरी बात, जब कोरोना चल रहा था तो कोई दूसरे को छूने के लिए तैयार नहीं था। उस समय मैंने मेरे विद्यालय में 6 कैंप लगाए और मैंने वहाँ नर्स कौन सबको कह दिया सुबह 7 से शाम की 6 बजे तक मैं रहूंगी। आप मेरे विद्यालय में कैंप लगाइए, मैं ही पर्टिकुलर सब व्यक्तियों को बुलाती थी गाँव में। सबके नंबर जी, मेरे जी। पास, वो सभी ग्रामीणों के नंबर मेरे पास हैं। जी 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 सबको कॉल करके बुलाया सभी, और 100% मेरे टीकाकरण कोरोना का मैंने करता है। जी, बहुत बढ़िया। और मेरे स्कूल में हर विभाग के अधिकारी हर विभाग का थे। तो एक खेल मैदान है, फर्श है, किचन शेड है, और विद्यालय को स्टेडियम के रूप में मैंने बनाया। तो ग्रामीणों को तो मतलब क्या कहें कि मैडम 10 साल आप यहाँ से मतलब हम आपको जाने नहीं देंगे, इस तरीके के उनकी। जी, बहुत बढ़िया। सर, आपने नवाचार किए, स्कूल का नाम चेंज करवा के आज आपने बताया कि एक 12th तक जो स्कूल है उसको आप कंपटीशन दे सकते हैं, ऐसा आपने उसके लिए बताया। तो युवा शिक्षकों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, मैं युवा शिक्षक जितने भी अपने इस सेवा में हैं, राजकीय सेवा में, गवर्नमेंट जॉब में, उनके लिए मैं इतना कहना चाहूंगा कि देखो, अपन आ गए इस जॉब पे तो ये अपनी ड्यूटीज है, बच्चों के प्रति भी और गवर्नमेंट के प्रति भी, जो अपन को दिल से करें या रोते रोते करें, करनी तो है। जी बिल्कुल। तो क्यों ना उसको दिल से किया जाए, मेरा मानना ये जी। है। कभी कभी अपन करते हैं यार, कभी कभी वैकेंसीज का दौर आ जाता है तो कभी अपन को लगता है कि यार फर्स्ट ग्रेड आ रही जी। है, कभी आ रहा है सेकंड ग्रेड आ रही जी। है, कभी आ रहा है ये आ रहा है वो आ रहा है, तो कभी कभी अपना मन वहां भी थोड़ा सा डाइवर्ट होता है। न्यू अप होने की इच्छा रहती है रहती है। अपनी, कि यार क्यों नहीं मैं थर्ड ग्रेड से सेकंड ग्रेड में आता हूँ, सेकंड ग्रेड से फर्स्ट ग्रेड में। लेकिन अपन चले भी गए तो पढ़ाना तो बच्चों को ही है, अपना जो मेन सेंटर है वो तो बच्चा ही है। तो क्यों ना फिर वो सब चीजें साइड में रख के अपन इसी में लगे रहें और इसी में कुछ अच्छा करें, ताकि अपन को भी उसका प्रतिफल मिले और बच्चों को भी मिले। तो मैं युवा जितने भी मेरे भाई बहन हैं, जितने भी टीचर्स हैं इस लाइन में आ रहे हैं या आने वाले हैं, उन सबको यही कहूंगा कि अगर आप आ रहे हो तो फिर दिल से अपने कर्तव्य का निर्वहन करें। जी बिल्कुल। क्योंकि विद्यालय स्तर पर, क्योंकि हम शिक्षक राष्ट्र निर्माता होते हैं, ठीक है ना, अपन जितना एजुकेशन बच्चों को दे पाएंगे उतना ही वो आगे अचीव कर पाएंगे। तो यही है कि दिल से काम करें, बस ईमानदारी से काम करें। जी। हाँ सर, ये भी है कि जैसे कि आज हर व्यक्ति तो कहीं ना कहीं एक तो हो गया कि गवर्नमेंट जॉब मिल गया आपको तो आपकी लाइफ सेट हो गई, पर जिसकी वजह से लाइफ सेट हुई है आप उनको भी सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत यही है जी बिल्कुल। कि मतलब लगता है कि हर बच्चा, मतलब हर टीचर ये सोचता है कि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाऊं, जी, जी। मैं फर्स्ट ग्रेड बन जाऊं। अरे बनने के बाद भी आप अपना पेमेंट थोड़ा बढ़ा लोगे, अपना अपने जो पोस्ट है उसको बढ़ा लोगे, लेकिन एक्सपेरिमेंट जो आपको करना है, आपको जो काम करना है वो तो बच्चों पे ही करना है। बच्चों के पे तो फिर क्यों ना विद्यालय में रहकर ही अपन इन चीजों को संपादन करें, तो मेरे हिसाब से ठीक रहेगा। बाकी रही गवर्नमेंट जॉब की बात, तो इतना टफ हो गया वास्तव में। एक टाइम था कि इजीली मिल जाता था, वास्तव में बहुत टफ बहुत tough हो गया। बहुत टफ है। मतलब आप ऑलराउंडर नहीं हो तो आप एक सब्जेक्ट के दम पर जाके एग्जाम हॉल में बैठ गए कि मेरा सिलेक्शन हो जाए, तो नॉट नहीं है, संभव नहीं है। और एक प्रश्न भी, आज का कंपटीशन ये है कि एक प्रश्न भी आपको नहीं आता तो आप कंपटीशन से बाहर हो। जी। तो यही है कि अगर जो आना चाह रहे हैं इस लाइन में, उनके लिए भी मेरा यही संदेश है कि आप जितना भी आपका जो सिलेबस है, उस सिलेबस के हर विषय तक आपकी पहुंच होनी चाहिए। जी बिल्कुल। ये मेरा मानना है सर। सर, गरीब बच्चों के माता पिता को अंग्रेजी माध्यम शिक्षा से जोड़ने की आपकी प्रेरणा क्या रही? हाँ सर, बिल्कुल। बात रही अंग्रेजी माध्यम की, तो मैं जब आया तब अंग्रेजी माध्यम शुरू था, ऐसा नहीं है। मेरे जो पूर्व संस्था प्रधान जिनका मैंने चर्चा की है, मैंने सुनी, उन्होंने भी यही कहा था कि स्कूल मेरी जो अभी है वो भामाशाह से बनी हुई है सर, और विद्यालय के सबसे बड़े भामाशाह वहाँ के सरवर साहब ईश्वर सिंह रहे हैं, जिन्होंने विद्यालय के लिए भूमि दान की, विद्यालय बनाया, बहुत आज भी वैसे ही लगे हुए हैं। और उस समय के प्रधानाचार्य थे, उन्होंने कहा मेरी उपस्थिति उसमें कैसे दे, पहले से 100% है, तो 100% में अपन अपनी उपस्थिति देने के लिए तो कोई नया सोचेंगे। तो उन्होंने सोचा क्यों ना अंग्रेजी माध्यम खोल दे। तो हिंदी माध्यम तो चल ही रहा है, साथ में अंग्रेजी खोलेगा तो ये लगेगा कि मैंने करा है। अब अंग्रेजी माध्यम खोलने के बाद सबसे बड़ा चैलेंज था पढ़ाना। तो पढ़ाने के लिए जो उस समय के तत्कालीन जो व्याख्याता बंधु थे, शिक्षक साथी थे, उन्होंने कहा सर हम पढ़ा देंगे, पर सबसे बड़ी दिक्कत आ रही थी कि साइंस में पढ़ाने वाले फिजिक्स का आदमी कहाँ से लाए, कि फिजिक्स का पहला ही मैं वहां शिक्षक हूँ जिसको राजकीय रूप से तो मैंने ही वहां पद ग्रहण किया है। उससे पहले तो एक प्राइवेट शिक्षक थे जो रिटायर्ड पर्सन थे, वो पढ़ाते थे और उसका वित्त पे हमारे सरपंच साहब भी करते थे, पैसे उनको सरपंच साहब भी देते।
तो जैसे ही मैं आया तब ही इंग्लिश मीडियम मिल गया। मैं तो पढ़ाने के लिए भूखा था कि जहां जहां 2-3 स्कूलों में मैंने रखे हैं तो वहां मेरे को ऐसा माहौल मिला नहीं। पढ़ना ही चाहता था कि पढ़ाना ही मेरा सबसे बड़ा पहला उद्देश्य बने। जी। जैसे आगे आया तो विद्यार्थी इंग्लिश मीडियम में मिल गए, हिंदी मीडियम में मिल गए, मैं साहब यहाँ रम गया। इसके यहाँ आने के बावजूद मेरा एक जगह फिर ट्रांसफर हुआ था प्रिंसिपल पोस्ट पे, मॉडल स्कूल स्वामी विवेकानंद में। वहां मैं गया ही नहीं साहब। और उसके बाद करीबन 8 साल होने जा रहे हैं मेरे कभी मैंने कभी ट्रांसफर के लिए एप्लीकेशन नहीं भेजा। यहाँ इतना भाग गया मेरा बुढ़ान। अब जैसे प्रिंसिपल चार्ज है, कई बार सोचता हूँ कि अब मेरे को यहाँ से क्विट कर जाना चाहिए, क्योंकि अब ये पढ़ाना प्लस प्रिंसिपल देखना ये लफड़ा है। और अंग्रेजी माध्यम की जैसे आपने बात की साहब, बहुत सारे अपने घरों में है। जैसे मेरी बात बता दूं तो मैं कई बार सोचता हूँ कि काश मैं अंग्रेजी माध्यम से रहा होता। हालांकि ऐसा नहीं है कि अंग्रेजी वाला कोई बड़ा फोबिया है, वो भी ऐसा कोई बड़ी तोप नहीं है, लोग कटर पटर करते ही हैं। पर एक मीडियम से थोड़ा सा अलग लगता है कि साइंस का विद्यार्थी इंग्लिश मीडियम से आया है तो थोड़ा सा कुछ अलग उसको नजरिए से देखा जाए। ऐसे ही हर घर में जिनके पेरेंट्स हैं वही सोचते हैं मेरा बच्चा अंग्रेजी मीडियम में पढ़े, अंग्रेजी मीडियम की किताबें पढ़े, एनसीईआरटी किताबें पढ़े, सीबीएसई किताबें पढ़े। तो उसका सर गरीब बच्चे को भी अंग्रेजी मीडियम पढ़ने का मौका केवल सरकारी विद्यालय दे सकता है, क्योंकि वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट है। जी, जी। 400-500 रुपए सरकारी की जो फीस है वही लगती है। उसके अलावा फिर साथ किताबें फ्री मिल रही है, और भी बहुत सारे टैबलेट। एक आपको सर मैं यकीनन कहता हूँ, मेरे आसपुर ब्लॉक का ही कहता हूँ, आसपुर ब्लॉक में पिछली बार शायद 52 टैबलेट्स आए थे। मेरे पूरा एग्जैक्ट आंकड़ा याद नहीं, तो मुझे जहां तक याद है 50 के 1-2 ऊपर ही थे। उसमें से 47 केवल सरकारी की टैबलेट थी। ये टैबलेट वितरण जो सरकार टॉपर्स विद्यार्थी मिलेगी उसमें 47 जो टैबलेट केवल सरकारी के थे। और उससे पहले राउंड में जब टैबलेट और आए थे वो 2 सालों के एक साथ थे। उसमें करीबन साहब मुझे जहां तक याद है 76 टैबलेट केवल सरकारी के क्षेत्र, तो करीबन 86 या 90 के आसपास टोटल टैबलेट थे 2 सालों में। तो 76 टैबलेट हमारे केवल सरकारी के थे। भीड़ पड़ती है टैबलेट जो आजकल का जी। काम दे रही है। तो ये अंग्रेजी माध्यम की वो सारे अधिकतर विद्यार्थी रहे, हिंदी माध्यम के भी रहे, ये थोड़ा सा प्रभाव हो। जी नहीं, बहुत बहुत सर आपकी बातों से मुझे लग रहा है कि एक बार आपके विद्यालय में विजिट मैं चाहता हूँ आप ये पूरा तामझाम लेके जी। सरकारी विद्यालय जरूर आए। जी, और मुझे सब मेरे को यूँ लोग मेरे जो साथ वाले हैं, मेरे जिले के हैं, आसपास के हैं, मैं लगभग करीबन 6-7 जिलों से ऑलरेडी जुड़ा हूँ। और वैसे एक ग्रुप के माध्यम से तो हर जिले से जुड़ा हूँ राजस्थान से। जी। वहाँ मुझे सकानी के नाम से जानते हैं, उनको ये लगता है कि सकानी में रहता है, और वास्तव में मेरी जो स्कूल है उससे सकानी गांव तो 1 किलोमीटर अंदर है। जी। सकानी गांव तो स्कूल में रोड के ऊपर है, गांव अंदर है, 1 से 8-5 तो सर आप इस वागड़ क्षेत्र में कितने सालों से हैं? 8 साल से। हाँ 8 साल अभी चल रहा है मेरे को, 7 साल तो सर यहाँ पे विद फैमिली दे रहे हैं परिवार सहित रहता हूँ। और अभी तक आपने एक भी बार मैंने ट्रांसफर की लिस्ट ही नहीं बहुत करा। बहुत शिक्षा मंत्री जी ने वहाँ पूछा था, शायद मुझे ये शब्द एग्जैक्ट याद आ रहा है कि आप, मैंने कहा था सर बोलते हैं ना चूरू जिलेगा, ऐसा मैंने कहा। तो उन्होंने कहा तो वागड़ डूंगरपुर में कैसे? मैंने कहा साहब पिछले 7-8 साल से ट्रांसफर नहीं करा। मैंने कहा साहब मन ही नहीं किया जाने, लोग ऐसे मिल गए कि जाने का मन ही नहीं ये किया। आपका मुझे ऐसे मिल गए। आपको भा गया, ये एक बहुत बड़ी बात है। और ये कहीं ना कहीं सर आपका एक बहुत बड़ा समर्पण भी है। मैडम, भामाशाह और समाज सेवा के क्षेत्र में आने वाले लोगों के लिए आप मुख्य संदेश क्या देना चाहेंगे? देखिए, अधिकतर लोग क्यों कहते हैं कि सरकारी विद्यालयों में क्या दान देना है, बिल्कुल नेगेटिव बातें करते हैं। अब ऐसा कुछ नहीं है। ज्यादा से ज्यादा जो भी गरीब परिवार के बच्चे पढ़ते हैं, अभावों में जीने वाले बच्चे पढ़ते हैं, ज्यादा से ज्यादा सरकारी विद्यालयों में, मैं तो ये कहती हूँ निजी विद्यालयों में भी सहयोग करो, बच्चों के लिए तो आप पूरा सहयोग करो। और जहाँ तक की मेरी बात है कि जैसा हमारे सर ने हमको, जैसे हमारे शिक्षकों ने, गुरुदेव ने, गुरु माता ने जो हमें बनाया है, ये जीव बनाया, सबको बनाया, आपको बनाया, मुझे बनाया, वैसा हम अपने बच्चों को, जैसा हम हैं उससे भी ज्यादा हम अपने बच्चों को बनाए। मैं आपको बताना चाहूंगी, मेरे साथ में जो सर्विस कर रहा लड़का देवीराज सिंह जी राजा, उसको मैंने आरटी में पढ़ाया था, और आज वो मेरे साथ में सर्विस कर रहा है। और सीबीओ साहब नरेंद्र जी भट्ट, उन्होंने मुझे पढ़ाया। और मैं आपको कहूँ कि हमारे सागवाड़ा ब्लॉक में 2-3 टीचर ऐसे हैं जिनको मैंने पढ़ाया, और आज जब जैसे जैसे मुझे मिलते हैं तब पता चलता है इसको मैंने पढ़ाया, मेरे साथ में सागवाड़ा ब्लॉक में जब ट्रेनिंग में मिलते हैं मुझे इसको मैंने पढ़ाया। एक दिनेश यादव जो देशी दबंग नाम से जो यूट्यूब चलाता है, वो भी मेरा स्टूडेंट है। एक मॉडल है दिग्गज प्रजापति, वो भी मेरा स्टूडेंट है। मतलब बहुत विद्यार्थी आगे बढ़ चुके हैं। और मैं चाहती हूँ कि जैसा अपने शिक्षक ने हमें बनाया है, वैसे सारे शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों को बनाना चाहिए। जैसे मैं प्राइमरी पढ़ाती हूँ, 1 से 6 से 10 उम्र के बच्चे हैं, तो उसमें मुझे अपने बच्चे दिखते हैं, क्योंकि मेरे बच्चे भी 6 से 10 की उम्र के हैं। मुझे उन बच्चों में मेरे बच्चों के चेहरे दिखते हैं।
कभी किसी सीनियर के बड़े बच्चे को देखते तो मुझे नहीं लगता है कि मेरा बच्चा जब बड़ा होगा तो इसके जैसा दिखेगा। मतलब हर बच्चे में अगर अपना बच्चा दिखने लग जाए तो सारी चीजें सब सही हो जाएगी। सब हो जाएगी। जी बिल्कुल। जी। इसमें अपन जैसे कि ये तो कॉमन प्रश्न है सर, अब जैसे जैसे आपको लगे वैसे आपको इसका उत्तर दे सकते हैं। सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि समाज सेवा और शिक्षा में भामाशाओं की भूमिका हमेशा महत्वपूर्ण रही है। इससे विद्यालय में बहुत सारे बड़े बड़े विकास हुए हैं। तो आपके विद्यालय में सबसे बड़े भामाशाह का योगदान आपको किस रूप में प्रेरित करता है? सर प्रेरित मुझे तो ऐसा करता है कि ऐसे भामाशाह हर विद्यालय में होनी चाहिए। जी। और उनसे भी मैं जब से यही ट्यूशन करता हूँ कि सर आप इस प्रकार से विद्यालय के प्रति ऐसे समर्पित क्यों। आप चाहते तो आपकी जमीन थी सड़क के ऊपर 6 बीघा जमीन साहब, जी। आपके वागड़ में तो जमीनों के भाव और ज्यादा है, हमारे थोड़े कम है जी जी। और एकदम रोड के ऊपर की जमीन आपने डायरेक्ट सीधे विद्यालय को दे दी थी। उन्होंने कहा साहब मैं ज्यादा पढ़ नहीं पाया, मैं ओपन से ही 10वीं कर पाया था और भगवान ने मेरे को बहुत कुछ दिया है, पैसे खूब दिए, मेरे बेटे सब अच्छी जगह है, उनके बेटे पुलिस में भी है। तो मैं चाह रहा था कि जो गरीब घर के बच्चे हैं जी। वो अगर किसी तरीके से कनेक्टिविटी के द्वारा विद्यालय में पढ़ जाए, ऐसे विद्यालय में पढ़ जाए जो आगे बढ़कर कुछ न कुछ कर जाए, तो उनके पैसे भी नहीं लगे। तो प्राइवेट ने सोच के मैंने इसको सरकारी विद्यालय में कन्वर्ट करवाने का कहा, लेकिन सरकार के पास ऐसा कोई अमेंडमेंट नहीं था। तो सीधे के सीधे वो वहां गए अशोक गहलोत जी से मिलने, उनसे जाके चर्चा की तो उन्होंने कहा ऐसा कोई अमेंडमेंट है ही नहीं कि भामाशाह से कोई स्कूल बने। हम सीट कैसे जनरेट करें? सरकार के पास अगर कोई विद्यालय नया बनता है तो सबसे पहले बड़ी समस्या थी एक सीट जनरेट कर। एक सीट जनरेट करना मतलब करोड़ों रुपए उस पर खर्च होंगे, आने वाले टाइम वो सीट कोई आदमी काम करेगा? शिक्षा विभाग में सीट नहीं जनरेट होगी। सरकार साहब ने कहा साहब 4 साल तक तो मैं पैसे दे दूंगा, बिल्डिंग में बना के दे दूंगा, इसके बावजूद और क्या चाहिए? तो अशोक गहलोत जी ने कहा कि ठीक है मान्यता मिल जाएगी। उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, साथ में सीपी जोशी जी भी थे, हेलीकॉप्टर से वहां स्कूल में उतरे वो और स्कूल का उद्घाटन किया। तो ऐसे समाज सेवी लोगों को सब देख के हमें और एनर्जी आती है कि हमारे पास तो पढ़ाने का ही तो काम है, कोई पैसे थोड़ी देने हैं साहब, जब जरूरत पड़ेगी तो कहीं देंगे, लेकिन हमें देने की जरूरत ही नहीं पड़ती साहब। तो ये बड़ा क्या नाम है सर भामाशाह? सरपंच साहब ने, हम तो कहते हैं उनको, लेकिन नाम का ईश्वर सिंह जी चौहान है। उनके बड़े ब्रदर जीएम साहब है जो कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष भी रहे। जी। पर उनमें वो राजनीति वाली बात है नहीं। हम शिक्षकों से आके ये नहीं कहते कि कौन आया नहीं है, हम स्कूल में नहीं पूछते, वो पूछते हैं कि आपकी कोई समस्या तो नहीं है जी। आपके वजह से मेरी फाइल वाली बात थी, तो 2-3 सालों से मुझे कह रहे थे आप फाइल अप्लाई करो, फाइल अप्लाई करो। इस बार मुझे उन्होंने डांटा कि यार तुम फाइल अप्लाई करते हो नहीं, सोचते हो फाइल अप्लाई करो, बताओ मेरे को कैसे क्या करना है? मैंने कहा साहब ऐसे ऐसे भामाशाह कैसे हो? बोले तो मेरी जो मैंने दान किया वो मैं आपके नाम लिख दूं? मेरे को प्रेरित इन्होंने किया, ऐसे इससे ज्यादा क्या? मैंने कहा साहब मैं इससे पहले आपने दान कर दिया था, ऐसा नहीं होगा। तो साहब ने मुझे जो काम बताया ना साहब कि मैंने ये काम भी मेरे पैसे से किया। उनकी माता जी 116 वर्ष की होके मतलब प्राण त्यागे थे जी। तो उन्होंने जो पेंशन के जितने रुपए आते थे वो सारे विद्यालय में देते थे, पहले भी देते आए थे। और भी कहीं से उनको कोई मान लो राजकीय कोई कार्य भी करते हैं, ठेकेदारी का काम भी करते हैं, उनमें कहीं बच गए ऐसा लगता है स्कूल में काम करवाना चाहिए, वो करवा देते हैं अपने पैसे से। तो उन्होंने मुझे काम बताया कि इसमें एक भी कोई सरकारी मद नहीं लगा है। जैसे ऊपर चाइना में जी करवाया, एक लैब बनाई थी, हमारे जैसे सारी लैबें बन गई है, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायोलॉजी की, तो बीच में जगह फिर बच रही थी, साहब ने अपने पैसे से भूगोल की लैब बना। फिर गर्ल्स के बाथरूम की बात आई तो सांसद कोटे से गर्ल्स बाथरूम बनवाया था और एक बायोलॉजी की लैब बनवाई थी। तो फिर ऐसे आ गया कि इसके अंदर जो सीटें हैं वो कैसे लगे, उदयपुर से नक्शा लेके आए एयरपोर्ट से, वैसे कैसे आप कभी आके देखना गर्ल्स बाथरूम में 14 सीट है हमारे और 2 वो सीट है अपने जो 2 नंबर के लिए। तो उसमें भी सर ने वहां से नक्शा लगे वैसे के वैसे ही वही चेहरा की बढ़िया कंपनी के सारे सेट है, उसमें उन्होंने ये नहीं सोचा 2 रुपए में कमा लूं। फिर बॉयज ने आके कहा कि साहब हमें भी ऐसा बाथरूम टॉयलेट बाथरूम बनाओ, तो बॉयज के लिए भी वैसा सामने अलग से टॉयलेट बाथरूम बनाया है, उसके भी खर्चे। अब तक आपके स्कूल का पूरा रोल कितना है सर? टोटल अभी वर्तमान में 9 से 12 4 कक्षाओं में 400 का रोल। हमारे 9 से 10 में रोल कम रखते क्या है, मतलब रहता ही कम है। हमारे शिक्षकों की कमी सबसे ज्यादा है। जी जी। वरिष्ठ अध्यापक हमारे पास 3 ही है सर जी। और हम आपस में एडजस्ट करते हैं। 3 विषय अध्यापक तो हम बाहर से प्राइवेट लगाते हैं। हिंदी का हमारे एक बाहर से पढ़ा है, अभी इंग्लिश की हमारी सबसे बड़ी समस्या आ गई, 9th क्लास इंग्लिश पढ़ाने वाला। तो अब इंग्लिश में साहब क्या हुआ कि मैं पढ़ा रहा, आप सोचो मैंने कभी 9th क्लास पढ़ाई नहीं, मैं उसको पढ़ के आता हूँ, चैट जीपीटी से उसका कर लेता हूँ हिंदी में और पढ़ाता हूँ बच्चों को, केवल पढ़ना सिखाता हूँ। तो वो 9th क्लास में पढ़ा रहा हूँ, ये सिस्टम है साहब। बहुत शानदार सर। सर आपने शिक्षक और संगीत दोनों की भूमिका निभाते हुए
वागड़ संस्कृति में आपने किस तरह से योगदान दिया? इसका सर उचित बात मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि शिक्षक और संगीत जी। और शिक्षक अपने आप में स्पेशलिस्ट होता है, मतलब वो उसमें कोई ना कोई टैलेंट होता है। जी बिल्कुल। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि मेरे में है तो दूसरे में कोई और होगा, कोई अच्छा लेखक होगा, कोई अच्छा कवि होगा, कवियत्री हो सकता है। ठीक है ना, बाला जी हैं अपने, वो भी हैं। तो हर शिक्षक में अपने आप में एक अनोखा टैलेंट होता है और उसकी पूरी कोशिश रहती है कि वो टैलेंट अपने समाज को दे, अपने अपने विद्यालय में दे, जी बिल्कुल। अपने बच्चों को दे। तो मेरी भी हमेशा यही मतलब मेरी भूमिका रही है कि अपने डूंगरपुर का कोई प्रोजेक्ट ऐसा नहीं हो जिसपे हमने काम नहीं किया हो जी और उसमें हमने संगीत नहीं दिया हो। जीवन आप के गुप्ता जी का डूंगरपुर बनेगा नंबर 1 सॉन्ग सुन लीजिए, जी। वो हमारा लिखा, हमारा कंपोज, हमारे द्वारा बनाया हुआ है। स्वच्छता पर जितने भी डूंगरपुर में गाने बजे हमने हमारे द्वारा रिकॉर्ड किए हुए हैं। यातायात सड़क सुरक्षा को लेकर हमने शॉर्ट फिल्म बनाई थी, वो भी जेके गुप्ता जी ने ड्राइव सेव करके। जी वो है वृक्षारोपण कार्यक्रम ले लीजिए, जल संरक्षण ले लीजिए, स्वीप कार्यक्रम ले लीजिए, बच्चे नामांकन को लेकर अगर कोई नवाचार गीत है जी। तो वो हमारे द्वारा रिकॉर्ड किए, जो शिक्षा मंत्री निर्मला जी, पूर्व शिक्षा मंत्री जी निर्मला जी ने लॉन्च किया था। तो यही बात है कि और वागड़ आप जैसे कह रहे हो, वागड़ के लिए अपन ने क्या किया, तो वागड़ के लिए तो मतलब इतना काम हम कर चुके हैं संगीत के माध्यम से कि जैसे अपने वागड़ के केदारनाथ स्वरूप जेतोलेश्वर महादेव जी, आपने नाम जी, सुना होगा जी, पूर्व में, जी। उसके ऊपर हमने एक शॉर्ट फिल्म और एक गीत उसके ऊपर बनाया है। मावजी महाराज को लेकर भी आने वाले 1 साल टाइम लग सकता है, लेकिन एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मावजी महाराज को लेकर जिसमें लिरिक्स हम लिख चुके हैं, कंपोज कर बहुत चुके हैं। शानदार। और बेड़ेश्वर की जो हमारी यहाँ की संस्कृति है, सभ्यता है, उसको जन जन तक, और मावजी महाराज के जो चमत्कार हैं उनको जन जन तक पहुंचाने के लिए हम प्रयास करते हैं, तो वो भी हम कुछ करने जा रहे हैं। इसके अलावा पूरे भारत में जैसे वागड़ के मतलब पूरे भारत में 12 ज्योतिर्लिंग जो अपने हैं जी। भगवान शिव को, उसी तरह हमारे वागड़ के भी 12 ज्योतिर्लिंग है, उसमें स्पेशली डूंगरपुर बांसवाड़ा के भी है। जब हमने इस कंसेप्ट को हाथ में लिया तो कई लोगों के कमेंट ये भी आया कि सर जिस तरह डूंगरपुर के 12 ज्योतिर्लिंग आपने बनाए वैसे बांसवाड़ा के भी हैं। अब बांसवाड़ा, तो हमने उनको भी यही पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिया कि जब भगवान की इच्छा होगी तो हम बांसवाड़ा के 12 ज्योतिर्लिंग को भी जी, कार्य तो 12 शिव मंदिर को हमने हाईलाइट किया और उस पर एक सॉन्ग हमने शानदार भक्तिमय जी, जी। भजन हमने रिकॉर्ड किया। तो काफी काम सब हम वागड़ के लिए भी संगीत के रूप में कर चुके हैं। और एक काम ये भी रहता है कि वागड़ का जितना लोकल टैलेंट हमारे यहाँ है जिनको उचित प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, आप मेरे यूट्यूब चैनल विजिट करेंगे तो 10,800 सब्सक्राइबर मेरे हैं, उसमें से 36 वीडियो सिर्फ मैंने डाले हैं। 36 में से 1 या 2 वीडियोस होंगे ऐसे होंगे जिसमें मैंने खुद ने गाया है, बाकी 30 से 32 वीडियो आपको मिलेंगे यहाँ के लोकल टैलेंट जिनको वास्तव में उचित मंच नहीं मिल पाता है। ऐसी प्रतिभा जो वास्तव में अच्छा कुछ अपने दम पर नहीं कर पाते, तो उनको हम अपने चैनल पर लाके उनको भी आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। जी बहुत शानदार। और सर मैं तो कहीं ना कहीं यही चाह रहा हूँ कि आपके पास टैलेंट है, आप सोशल मीडिया के आपके फॉलोवर ज्यादा हैं, तो हमारा प्रयास ये रहना चाहिए कि हम लोगों के लिए प्रेरणा बन सके ना। संगीत को सब जोड़ते हुए हमने कोविड में भी काफी अच्छा काम किया। जी, कोविड के मेरे चैनल पे देखोगे 4 वीडियो, मतलब भरे लॉकडाउन में भी हमने लोगों को मोटिवेट करने का प्रयास किया था उसमें कि वास्तव में कोविड क्या है, उसके क्या लक्षण, स्टार्ट जो फर्स्ट वेव आई जी, जी। थी इसमें हमने लक्षण और उसके जो बीमारी थी उस पर हमने काम किया था। सेकंड, लोगों को लॉकडाउन से कैसे बचाया जा सके उस पर हमने काम किया। थर्ड में वास्तव में थर्ड वेव इतनी खतरनाक आई जो अपन देखते हैं कि वास्तव में लोग एक दूसरे को देखने को तैयार नहीं थे, जो लोग बाहर से विजिट करके गांव में आ रहे थे उनको अंदर एंट्री नहीं मिल पा रही। तो ये इन सारी परिस्थितियों को लेकर हमने शॉर्ट फिल्म विठलपुर गांव के दर्द भरी दास्तान, जो जिसको उस टाइम एक वेब चल रही थी जिसके कारण 28 से 30,000 लोगों ने उसको देखा, लेकिन इतनी शानदार शॉर्ट फिल्म हमने 28 मिनट की बनाई कि वास्तव में अभी भी हम देखें तो वास्तव में जो हकीकत हमने जो टाइम हमने वहां गुजारा कोविड के टाइम, जी, जी, उन जी। सारी परिस्थितियों को हमने देखा। वास्तव में आज भी आप भी देखोगे तो कहोगे वास्तव में ये सारी चीजें रियलिटी वास्तव में दर्शाई है जी। हमने। हर चीज मतलब चाहे डूंगरपुर का रेलवे स्टेशन बताना हो, लॉकडाउन में गुप्ता जी की परमिशन लेकर हमने वो तक दिखाया, और कोविड में भी हमने एक अच्छा से अच्छा काम किया सब संगीत के माध्यम से। सर अपन ये कॉमन प्रश्न है, शिक्षा का असली उद्देश्य क्या होना चाहिए? अच्छे समाज का निर्माण करना, श्रेष्ठ नागरिक देश और समाज को देने। देश को डेडिकेट करे, जातिवाद समाजवाद ये चीजें नहीं होनी चाहिए। ये बहुत आज बहुत इसमें सारे आजकल पहलू आ गए सर। श्रेष्ठ नागरिक में सारे पहलू आ गए। जी जी हाँ, वो जातिवाद से भी दूर है, वो छुआछूत से भी दूर है, क्योंकि वो आज मेल फीमेल का जो एक अलग कंसेप्ट रहता है, ये तो स्त्री है, ये तो लुगाई है, ये तो हाँ। फलाना है, इनसे भी दूर रहे। जी लोग बिल्कुल। सभी अच्छी मानसिकताओं से दूर रहे, जो एक स्वच्छ और बहुत ही शानदार समाज का निर्माण करे, ऐसे नागरिक पैदा कर। ये अभी ये चीजें दूर नहीं हुई, जातिवाद भी दूर नहीं हुआ, हमें स्त्री पुरुष को ज्यादा वो चीजें अभी तक दूर नहीं हुई, जी जी। तो उसको दूर करना। सर आज से 2025 चल रहा है, 2030 तक
सरकारी स्कूलों की क्लासरूम कैसा होना चाहिए? ये आपका क्वेश्चन अच्छा है ठीक सर। है। इस मामले में तो मैं भी कहता हूँ कि अपने सरकारी में भी बहुत कुछ और नवाचार करने की आवश्यकता है। हालांकि स्कूल वेल सेटल्ड है, जी। सारा फर्नीचर है, पर जब कभी हम प्राइवेट स्कूल का, कोई बड़ी स्कूल का देखते हैं, मैं किसी का पर्टिकुलर नाम नहीं लेता, एक दो जगह में गया भी हूँ, वहां के जब इंफ्रास्ट्रक्चर देखे, वहां की क्लासरूम देखी, तो वो सारी सुविधाएं सब समय समय, वो तो प्राइवेट संस्था है, वहाँ पैसे आते हैं, फीस के ज्यादा आते हैं, तो वो समय समय, जैसे आपने अपना स्टूडियो तैयार किया, जी। अपने पैसों में किया, जी यही आपको अगर कोई पे करने वाला होता तो आप इसको और ज्यादा अच्छा कर लेते। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे सरकारी स्कूलों में तो मत एक बार आया, स्कूल बन गई, सरकार भूल गई स्कूल बनाई थी क्या। जैसे झालावाड़ वाली स्कूल थी तो बना के भूल गई कि बाद में कुछ होना था क्या। तो ये वाली बात, सब स्कूलों में बहुत कुछ नया करने का है बच्चों के लिए। अभी जैसे पुरानी पद्धति से जो अपन पढ़ाते आ रहे हैं, उससे बच्चे पढ़ना चाहते नहीं साहब, उसको अट्रैक्टिव पढ़ाना पड़ेगा। जी बिल्कुल। अभी डिजिटल जमाने का जमाना आया है, तो बच्चे को वहाँ ही कंटेंट देना पड़ेगा आपको। मैं चाहता हूँ कि हर कक्षा में, जैसे मैंने स्टूडियो में जो बोर्ड लगा रखा है, वैसे बोर्ड अब हर कक्षा में आना चाहिए। जैसे मैं मेरी स्कूल में सबसे पहले आया तो वहाँ चौक से पढ़ाया जाता था, सरकारी स्कूल में वही पद्धति थी। जैसे ही मैंने उसमें बदलाव लाने का प्रयास किया, तो कुछ साथी मेरे थे उसको अपोज कर रहे, अरे रे इसका तो मार्कर, पहले मैंने मार्कर वाला चेंज किया, तो अगर मार्कर का खर्चा ज्यादा आएगा, लाइट का आएगा, मैंने कहा ऐसा करता हूँ, आप वाला भी रहेगा, पास में मेरे वाला और लगा देता हूँ। जैसे ही मैंने लगाया, मैं मार्कर ले आया, शाही ले आया, मैं महीने एक पढ़ाया, तो एक दिन मेरे साथी के पास शौक था नहीं, तो उसने कहा आप वाला मार्कर दे दो, मैं पास में पढ़ा दूंगा। जैसे उसने पढ़ाया तो बालों में डस्ट भी नहीं गिर रही, हाथ भी साफ सुथरे हैं सब, तो उसने कहा यार ये क्यों ना पूरी स्कूल में कर दे। ये तो मैं कब से कह रहा हूँ कि करना चाहिए। उसके बाद मेरे वो साथी ने मेरे को सहयोग किया, मार्कर से बोर्ड चेंज किए, उसके बाद हम इस कैमरे वाले पे आ गए। तो अब जो सारी कक्षाएं हैं गवर्नमेंट को ये डिजिटलाइज में करें। साहब मान लो छोटी क्लास है, जैसे मैडम पढ़ाते हैं, सर पढ़ाते हैं, पीएसए पढ़ाते हैं, छोटे बच्चों को क्या चाहिए, इनोवेटिव चाहिए। तो मैं अब मार्कर और बोर्ड पे इनोवेटिव क्या कर, ज्यादा कोई एक टू डायमेंशन का वो डायग्राम बना सकता हूँ, कोई सूर्य का डायग्राम बना दिया, वही चीज लोग पिक्चर से देखेंगे। जैसे सर बता रहे हैं हमने स्वच्छता अभियान में पिक्चर, जी बिल्कुल। तो बच्चों में एक नई प्रेरणा आती है, याददाश्त बढ़ती है उसमें। जी जी। तो इस प्रकार की कक्षाओं का मैं सोच रहा हूँ, बैठने की अच्छी सुविधा हो, पंखे अच्छे हो, प्रॉपर हो, हवा की व्यवस्था हो, स्वच्छ पानी हो। कई स्कूलों में देख रहा हूँ अपने यहाँ डूंगरपुर में फ्लोराइड की बहुत ज्यादा मात्रा है, तो पीने का पानी भी ढंग से नहीं। सर मैं प्रैक्टिकल लेने जाता हूँ, पानी लेके आते हैं, तो मैं सोचता हूँ कि ये बच्चे दिन भर पीते हैं, अपने को तो 1 घंटे ही पीना है, ये तो ताउम्र पीते आए हैं, तो इनकी स्थिति क्या है, दांतों की स्थिति क्या है इनकी, जी बिल्कुल। वो सब फर्क पड़ता है। तो ये चीजें सुधारनी चाहिए। सर अपन एक रैपिड फायर का सेशन रखते हैं। टीचिंग में आपकी सुपर पावर क्या है, ये तो बता सकते हैं? टीचिंग में तो मेरा जो सुपर पावर है वो मेरा संगीत है, जिसके माध्यम से मैं पढ़ाई को रोचक बना सकता हूँ, आनंददायी बना सकता हूँ, जिसमें आप मैंने प्रार्थना सभा का जिक्र किया है। जी जी जी। इससे रिलेटेड कई कंसेप्ट हैं जिसको मैं संगीत से बच्चों में जान डालने का प्रयास किया, मेरे शिक्षण में भी जान डालने का प्रयास किया, और आने वाले समय में एक अच्छा वीडियो मतलब मैं बनाने जा रहा हूँ स्कूल का, जिसमें आप पूरी एक्टिविटीज उसमें आएगी, लाइव प्रार्थना से लेकर एंड तक का सेशन। जी बताओ। मेरा सर सुपर पावर है स्वाद है। मैं जहाँ भी मेरे को जो कुछ भी मिलता है पढ़ने के लिए, अध्ययन करने के लिए, वो कर लेता हूँ, और उसको इम्प्लीमेंट विद्यार्थियों पे करता हूँ, उनको भी बताता हूँ। जैसे आपको अभी गूगल शीट वाला बताया, तो मैंने कहीं सीकर जिले के किसी शिक्षक के द्वारा बनाया गया कंटेंट देखा, और उसने भी कहाँ से देखा सर, उसने चुनाव से देखा। चुनाव में हमसे ये गूगल शीटें भरवाते हैं, तो उसने उससे पूछा और उसने अप्लाई कर दिया फिजिक्स पे, और वो सर हमारा चल पड़ा। तो ये जैसे मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, ऐसे कोई शिक्षक अच्छा पढ़ा रहा है तो मैं सर उसको अप्रिशिएट करता हूँ। कई शिक्षक क्या करते हैं, यार क्या पढ़ा रहा होगा, मैं कहता हूँ यार इसने जो पढ़ा है उसमें से आप अच्छी चीज ले लो ना, अच्छी चीज। आपके पास है उसको आप रखो, उसको और ले लो। और ले लो। 60 मेरे पास थे, 5 उससे मिले, मेरे पास तो 65 हो गए ना। जी तो बिल्कुल। मेरा सुपर पावर स्वाध्याय है, सामने वालों को अप्रिशिएट करना। जैसे आपने यूट्यूब में ये किया है, तो मैं आपको अप्रिशिएट करने के लिए ही यहाँ आया हूँ विशेष करके, कि आपने ये जो ताम झाम किया है आपकी रुचि के अनुसार कर रहे हैं, तो इसको हमें भी अप्रिशिएट करना चाहिए। ये जी चीज़ है। रमन। जैसे सर मैं कहूँगा, मैं स्किल को देखती हूँ मैं कि बच्चे में क्या स्किल है। जैसे सर अच्छा गाना गाते हैं, कविता है, कोई चित्र अच्छा बनाता है। जैसे सर ने कहा कि हर शिक्षक में टैलेंट होता है, वैसे हर बच्चे में टैलेंट होता है, और अलग अलग टैलेंट होता है, जी। और कोई ऐसा बच्चा भी होता है जिसमें सारे टैलेंट होते हैं। तो मैं जहाँ तक मानती हूँ, मेरे हर बच्चे, क्लास के किसी बच्चे को आप उठा लीजिए, वो खड़ा होकर कविता बोल देगा, और सब अलग अलग कविताएं बोलते हैं। जी कोई मेवाड़ी बोलेगा, कोई अंग्रेजी में, कोई हिंदी में, हर बच्चा मेरे क्लास का बोलता है कविता। और मैंने मौखिक अभिव्यक्ति का ज्यादा रखा है, लिखना तो ठीक है, बच्चा जिसके लिए आगे आगे बोले, कोई भी हो। मतलब आसानी से मंच और पर जाके बोल सकते आप हैं। मेरे विद्यालय में जब भी पधारोगे, सबसे पहला शब्द बच्चे वंदे मातरम ही कहते हैं, कोई नमस्ते नहीं, वंदे मातरम।
जी बहुत मैं यही है कि देशभक्ति का विकास हो। जी बहुत बढ़िया। जब जीवन में पहली चीज आती है तो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहती है। तो जब पहली सैलरी आई थी तब आपने क्या खरीदा? सर मेरा थोड़ा उल्टा है। मैं क्या प्राइवेट संस्थाओं से खूब पढ़ा के आया था, तो मेरे उस टाइम की सैलरी थी 80,000। 2017 की बता देता हूँ मैं। जी जी मैं इंस्टीट्यूट में पढ़ाता था। जी जी। अचानक जैसे ही राज्य सरकार की सर्विस ज्वाइन की तो 17,230 रुपए मुझे करने तो फिर भी खुशी हुई कि भाई एक परमानेंट जॉब मिल रहा है, वो अस्थायी जॉब था। बिल्कुल और खुशी इतनी थी कि वो सैलरी मैंने कई दिन खर्च ही नहीं की, 17,230 खाते में रहने दी। फिर भगवान के पहले उस सैलरी से हम प्रसाद चढ़ाएंगे, उनका शुक्रिया अदा करेंगे कि आपने हमें इस काबिल बनाया है। जी मैडम आपने? मैंने भी जैसे सर कह रहे हैं 2009 से पढ़ा रही हूँ मैं, तो सैलरी कम ही थी। सिद्धनाथ मंदिर में मैंने डोनेट की थी। मेरे साथ ये था कि सर मुझे शुरू से इंटरेस्टेड म्यूजिक में ज्यादा रहा, तो जहां तक मैं सीखा वो आज भी पियानो छोटा सा केसियो पापा लाए थे बॉम्बे से, आज भी पड़ा है, मतलब उसके सारे बटन टूट गए। तो मेरा ये प्रयास था कि जब मैं स्टेब्लिश हो गया और जब मैं गवर्नमेंट जॉब में आ गया तो पहली सैलरी से भी मेरा पियानो रहा। आज भी पियानो वेल सेटल्ड लगभग मैं 25 साल का रहा हूँ। यामा PSR 423 आज भी घर है। मेरे सारी संगीत की जुड़ी सारी गतिविधियां चाहे कंपोज करना हो मैं सारा उस पर करता हूँ। जी क्योंकि पहली सैलरी यादगार थी और वास्तव में उससे मैंने ये किया। जी मतलब आपकी जो हॉबी थी उस पे आपने पहली सैलरी बहुत बहुत बढ़िया। एक बार और कहना चाहूंगी, जैसे सर आपने ईश्वर सिंह जी का नाम लिया था, ऐसे व्यक्तियों को समाज को जरूरत है, हर विद्यालय को जरूरत है। जी। मतलब अपन चंदा लेने घूमते हैं शिक्षक, अरे ये आपका विद्यालय, आपको होना चाहिए, हम जनप्रतिनिधि है या हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, हमको जाना है, हमको देना है, शिक्षक को करना क्यों पड़ेगा। मानना पड़ेगा? वो तो खुद पहले अपन को जैसे हमारे सामने जल्दी है, लेकिन इन लोगों में होना चाहिए सर। हमने राहुल जी साहब मेरे साथ जो सर है, तो हम बैठे ही थे, मतलब हमने भी यही सोचा था, हमने पूरा एक सर बुकलेट बनाई, जैसे अपन अपनी बुकलेट छपी ना शिक्षक दिवस, उसके उसमें हमने भी बुकलेट छपाई। और उस बुकलेट में सबसे पहले हमने हमारा जिक्र किया कि हम अननोन पर्सन के पास मान लो चले गए, ऐसा पर्सन जिसको हम न उसको जानते हैं न वो हमें जानते हैं, लेकिन है उस गांव का जहाँ हमारी स्कूल है, तो उसके घर पे जाके हम क्या करें? पानी पिलाया। एक प्रोसेस हमने दिमाग में लगाया कि सबसे पहले वो पानी पिलाएगा, तुम ये करके बुकलेट पकड़वाई उसको। तो भाई नेगेटिव लोग नेगेटिव विचारधारा लोग तो कुछ भी बोल सकते हैं, आप 80,000 पगार उठा रहे हो, आप क्या कर रहे हो? तो सबसे पहले हमने हमारा डेडिकेशन बताया, भले वो 10,000 का क्यों, मैंने LED दी 18,000 की, उस पर सबसे पहले हमने वो प्रिंट करवाया। आज हमारी प्रभावी प्रार्थना सभा में हमारा 12,000 का इंस्ट्रूमेंट बसता है उसमें एसीओ, तो वो राहुल जी सर ने दिया, तो हमने उसका डेडिकेशन बताया ताकि कोई देखेगा, जैसे हम आपके पास आए तो आप सबसे पहले देखोगे यार इन्होंने यार शिक्षक ये भी एक्टिव है, इन्होंने ये काम किया है, तो मैं जितना भी दूं पर उसने 1 रुपया दिया अपने लिए काम का। तो ऐसी कुछ चीज पहले अपन करें तो उसके ये अच्छा ये जैसे मैं बताऊं, मैंने मेरे विद्यालय में इतना काम करना है 1.5 लाख का, और भी भाषा बाहर से आ रहा है, जहाँ मैं पढ़ाती हूँ वहाँ लोगों की इतनी अच्छी कंडीशन नहीं जी, है। जी। तो मेरा ये मानना है कि कोई ऐसा गाँव हो जहाँ लोगों की कंडीशन नहीं है, तो बाहर से भी आपको सहयोग करना चाहिए। जैसे जनप्रतिनिधि के लिए मैं आपने जिन व्यक्ति का नाम मैं अप्रिशिएट बहुत है करना मैडम, चाहूंगी, अप्रिशिएट करना चाहूंगी, नहीं करते हैं ऐसा। अभी जैसे आपने चर्चा की ना साहब, तो मैं एक शायद आपको नाम लेता हूँ, आप सब जानते होंगे। उनके एक ही बेटा है और वो धनाढ्य में नीले जी होता है। उन्होंने इच्छा जाहिर की कि मैं सकानी में डोनेट करूँ। हाँ। मैंने सरपंच साहब से चर्चा की कि साहब को डोनेट कर, बोले क्या डोनेट करेंगे? ये चीज करेंगे, ये मैं पहले ही ला देता हूँ, आपको आवश्यकता है क्या इसकी? सब आवश्यकता तो रहती है विद्यालय में, मैं पहले ही ला देता हूँ। बोलो मतलब वो चीज पहले से उन्होंने ला के रख दी। बोले अब और वो कुछ देना चाहे तो आप कह देना उनको कि सरपंच साहब से बात कर लें, अपन मिल के कुछ और बड़ा कर बड़ा तो उनका लिस्ट दे देना साहब। नहीं सर, हाँ मतलब विद्यालय स्तर पर एक प्रेरणा, जैसे कि सर ने बताया वैसे चले तो बाकी के लोग भी कहीं ना कहीं जुड़ते हैं, 100% जुड़ते हैं, और वो लोग तैयार ही रहते हैं। जुड़ने के लिए सर क्या मतलब मान गया, मतलब माँ भी जाना नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। तो अपन ये सोच के बैठे कि मैं मेरा मतलब 6 घंटे के जो अपने समय अवधि है स्कूल में, उसमें और 8-10 बमाशे आ जाएंगे, अपन को दे देंगे, नॉट पॉसिबल। उसके लिए आपको खुद को भी पहल करनी पड़ेगी, आपको खुद को भी अपनी जेब से कुछ खर्च करना पड़ेगा। और स्पेशली हमारा तो बैकग्राउंड 1 to 5 का है, यहाँ तो कुछ नहीं मिलता सर। सबसे ज्यादा डोनेट आता है सीनियर सेकेंडरी, क्योंकि बड़े बड़े इवेंट्स, बड़े बड़े प्रोग्राम और बड़े बड़े भाषाओं के बहुत सीनियर तक जाना। और सीनियर विद्यालय ऐसी जगह पर होते हैं विद्वान समृद्ध लोग, गाँवों के बीचों बीच, सर्व जाति के लोग, डाणियों में फलों में कोई पूछने वाला कुछ नहीं है। तो ये सही कह रहे हो। अभी मेरे एक सम्मानित होने गए, तो मेरे एक साथी था सर 9 से 12, वो कह रहे हैं सर सबसे पहले अपन 9 से 12 वाला का नाम आगे आना चाहिए, ये 1 से 5 वाला क्यों आ रहा है? मैंने कहा गलत, ये आप गलत सोच रहे।
अपने को पक्की पकाई खिचड़ी मिल रही है यार। बिल्कुल मिल रही है। 9वीं क्लास में बच्चा एकदम तैयार होके आ रहा तो है। सच में मेरे मेरे पीओ की बात करूं, मेरा सीनियर सेकेंडरी स्कूल सामलिया, ठीक है, उस स्कूल में इतना मतलब स्टाफ से इतना डेवलपमेंट है, मतलब आप हर साल मतलब 5 लाख, हर वर्ष की बात कर रहा हूँ, 5 लाख तो डोनेट ऐसे ही हो जाता है। उसी तरह मेरे जो मूलत मेरा गाँव है पाड़वा, वहाँ बल्कि जोशी अपने कड़क जाते हैं जी सर ना, तो उनकी भी कार्यशैली बहुत अच्छी है। तो पाड़वा में भी हमें समाज में कोई कमी नहीं है, लेकिन मेरे पाड़वा के इर्द गिर्द बाकी जितनी भी 1 to 5 लेवल के स्कूल है, चाहे बगोरा पढ़ाओ चाहे नरमा पढ़ाओ, तो उनकी तरफ कोई देखने वाला नहीं। तो सबसे पहले अगर आप बेस मजबूत करोगे तो बिल्डिंग अपने आप बनेगी। हमारा कहना ये है कि आप 1 से 5 से जुड़ो, तो वहां से जो बच्चा जाएगा वो बोले तो वो वापस सीनियर में ही जाने वाला है। तो वो तो ऑलरेडी डेवलप होके ही जाता है। ये सही कह रहे हैं। अगर आपको सरकारी स्कूलों की दशा सुधारनी है तो सबसे पहले आप 1 से 5 की सुधारी, 1 से 5 मेरा मानना है सुधारी पड़ेगी। 9 से 12 में तो बच्चा थोड़ा सा शरीर से बैठा कर हर तरीके से, खाने के तरीके से शिक्षक भी थोड़े उनको अगर मिले तो अच्छी बात, मिलनी उनका भी चाहिए, लेकिन उनसे पहली प्राथमिकता 1 से 5 की उनकी स्कूलें आप 1 से 5 में सहयोग हर एक पेरेंट्स भेजेगा। जी अब कहीं ऐसा होता है कि जैसे दाने के तो वहाँ कोई लोग नहीं दे पाते, नहीं चाह कर भी नहीं दे पाते। बाकी सर अपने मान लो उस गांव के जो पढ़ी लिखी युवा पीढ़ी है, उनको भी आप जाके बोलोगे तो वो सीनियर स्कूल में फटाक से मतलब डोनेट कर देगा वो। हाँ। यार नहीं मैं पढ़ाऊं, मैं 9th यहाँ बैठता था, 10th यहाँ बैठता, लेकिन उनकी अगर प्रारंभिक लेवल जो प्राथमिक एजुकेशन की बात करें तो उनको पता ही नहीं है वहाँ कहाँ जी, पे। बिल्कुल। तो हमारे से बहुत बड़े चैलेंज होते हैं, बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। Primary- तमाशाओं को मतलब स्कूल से जोड़ना बहुत मुश्किल प्राइमरी है। स्कूल में बहुत बड़ी बहुत डेरी की है। जी प्राइमरी में एकदम नहीं देते हैं लोग। अगर शिक्षक नहीं होते तो मैं शिक्षक नहीं होता क्या, मैं सर खेती करता, किसानी करता, मैं किसान बनता। आज भी मैं किसानी दबा के करता हूँ। मेरे साथी मेरे को कहते हैं यार तू खेत जाता है तो खेती वाला करता है, स्कूल में आके फिजिक्स पढ़ाता है, लगता है जी मैडम कैसे नहीं करता। मैं जैसे साल में एक कवि सम्मेलन कर ली, अगर मैं शिक्षक नहीं होती तो हर महीने एक कवि सम्मेलन करती। जी बिल्कुल। मेरा ये है कि सर अगर मैं शिक्षक नहीं होता तो आपको ऑलरेडी मेरी रुचियाँ पता ही है। मैं क्रिकेट का भी बहुत तगड़ा बैट्समैन हूँ, खेल लेता हूँ अच्छा क्रिकेट, लेकिन कभी को मैं प्रोफेशनल अपन वो टाइम अलग था। जैसे जी बचपन की याद करें उस टाइम को गाइड करने वाला नहीं था, मोटिवेट करने वाला नहीं था। जैसे आज मैं मेरे बच्चे में सारे टैलेंट दे सकता हूँ क्योंकि मैं इतना एक्टिव हूँ, लेकिन अपने समय की बात करें तो ये सारी चीजें नहीं थी, जिसके कारण कहीं ना कहीं अपन बैक हो गए। लेकिन अगर मैं टीचर नहीं होता तो मैं संगीत के माध्यम से भी कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ रहता समाज में, गाँव में, हर जगह, और क्रिकेटर भी था। और कुछ नहीं होता तो फिर अपने बाप दादा वाले अपने आपको क्या चाहे कि बिजनेस तो है, लास्ट में बॉम्बे जाके वो तो उनको करना ही थे। ये चीज है सर। सर कभी ऐसा हुआ कि किसी स्टूडेंट से आपने सीखा हो और वो आज भी आपको याद है? बिल्कुल सर, कभी नहीं सर, मैं तो हर रोज सीखता हूँ। मैंने पहले क्वेश्चन में मैंने ये कहा था सर जी जैसे एक शिक्षक की एक विद्यार्थी अगर आप बात करो तो सर एक विद्यार्थी रहा चयन पंचायत, उस विद्यार्थी का जो पढ़ने के प्रति जो डेडिकेशन था साहब, एक तो कभी तो वो अपसेंट नहीं रहा, पहली बात तो। दूसरा जब उसका रिजल्ट आया था साहब, उसने संभाग टॉप किया। अब बात है उससे मैंने क्या सीखा, उससे मैंने ये सीखा है कि आप सर एक किताब तक सीमित मत रहो। जैसे मैंने एक एनसीईआरटी की किताब को फॉलो कर लिया और मैं कह दूं मैं तो एनसीईआरटी ही पढ़ाऊंगा, तो वहां सर अपन एक बंद गए, रुक गए। तो वो बच्चा क्या करता था, एनसीईआरटी तो पढ़ ही लेता था, साथ में अदर गाइड भी पढ़ लेता था। एक दो बार मैंने उसको देखा, मैंने कहा मैं तो इसको ये पढ़ा रहा हूँ, दूसरा ये पढ़ रहा है। फिर उससे मैंने सीखा कि अपने को भी थोड़ा सा साइड का एरिया देखना चाहिए। अगर शिक्षक वही है तो सर हर जगह से समेट के अपने में आगोश में ले रहे, ये बच्चों से सीखने को मिलता है। सर ऐसे कौन से सेलिब्रिटी हैं जिसे आप क्लासरूम में एक बार लाना चाहते हैं? मैं नितिन गडकरी जी को लाना चाहता बहुत बढ़िया सर। हूँ, मैं उनका बड़ा फैन हूँ। और जैसा कि आपने शायद अभी मेरे को बताया कि आपके जी हमारे गांव के भी हैं। जी जी मैं उनको संपर्क करना चाहूंगा। एक आदरणीय हमारे शिक्षा मंत्री जी को लाना चाहूंगा, मदन दिलावर जी को। ये दो मेरे माइंड में ऐसे हैं कि ये अगर आते हैं, इनके जब भी मैं नवाचार सुनता हूँ सब, आगे की विजनरी सुनता हूँ, बहुत नितिन गडकरी का आप कभी भाषण सुनना सर, वो आगे के 50 साल का आगे का सोचते हैं, वर्तमान का नहीं सोचते। ऐसे ही हमारे शिक्षा मंत्री जी है तो वो 0 लेवल से सोचते हैं कि प्राइमरी स्कूल में बच्चे के साथ क्या चल रहा है। हालांकि कोई नए मानने वाले वो अलग अलग विचारधारा है, पर वो उसकी सोच रहे हैं। तो ऐसे आदमी को लाना चाहिए। सर आप तो मेरा तो शुरू से मोटो यही रहा कि अभी आगामी मेरी मानी भी यही लेकिन मैं सबसे पहले जिला कलेक्टर सबको मेरे स्कूल विजिट करूँ, एक अच्छा इवेंट रखूँ, और कुछ हमारे वापस उद्घाटन भी काम है हमारे आगे के आगामी इस साल के जो काम है उसमें। तो मेरा प्रयास यही है कि जिला कलेक्टर सबको मैं स्कूल ले आऊँ, बहुत बड़ी उपलब्धि देंगे। मैडम आपको अब जिस समय का जिले के हीरो है तो उनको तो इनवाइट करना ही चाहिए। जी जी और नरेंद्र मोदी और आदरणीय शिक्षा मंत्री जी
क्योंकि संरक्षक है जी देखो तो जरूरी है सर। जैसा कि सर ने कहा जिला कलेक्टर महोदय जब चाहेंगे आ सकते हैं जिले के निगरोध है। और आप अगर एक मैसेज भी भेज दो तो आ भी जाएंगे। आप भी जी। आप भी जाएं। पर नितिन गडकरी जी का उनको बुलाने की ताउम्र अपनी इच्छा ये रहेगी कि ऐसे आदमी अगर आते हैं वो सेलिब्रिटी हैं हमारे देश के तो वो कुछ विजनरी हमें पता है। जी और शिक्षा मंत्री जी की इच्छा मैं कलेक्टर महोदय जी को तो शायद अभी आग्रह करने वाला और हूँ। बहुत मेरा भी एक्टिव है अंकित विचार सिंह है जी बहुत active है। वृक्षारोपण का विचार है कि एक साथ मियाँ की पत्नी से अच्छे 1000-1500 पौधे एक साथ लगाऊं तो वो कलेक्टर महोदय के द्वारा दूर करना चाह रहा हूँ। जी। जल्दी शायद हम उस मुकम्मल तक पहुंचे। सर आप छोटे से निवेदन पर सर आप इतनी दूर से बता रहे उसके लिए सर दिल की गहराई से आप सभी का धन्यवाद। जी आपका भी बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद। शुक्रिया। और मैं हमारे जितने भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं जी जी इन सबसे भी यह आग्रह करूंगा कि वास्तव में ये जो चैनल है द संदीप शो पॉडकास्ट आप इसको अधिक से अधिक लाइक शेयर इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप अपडेट रहेंगे वागड़ के वे लोग जो वास्तव में कहीं ना कहीं अच्छा काम कर रहे हैं। तो आप इन लोगों को आप इस चैनल पे देखोगे तो मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि आप इस चैनल को भी अधिक से अधिक सब्सक्राइब जैसे करें। सर ने भी बताया तक्षशिला और नालंदा की सर ने बात की थी। मेरे सभी शिक्षकों से ऐसा है आग्रह करो तो भी निवेदन करो तो भी कि हमको वो बेस वापस लाना है। हमें अपने भारत को सोने की चिड़िया और तक्षशिला और नालंदा वापस बनाना जी वो कैसे बनाना है वो अब हमें सोचना है। जी जी ये भी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत ठीक है धन्यवाद। मिलते हैं फिर कभी। जी बिल्कुल जी। धन्यवाद।